आप सभी को अग्रिम धन्यवाद आने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आज शाम हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसका संदर्भ पूरी दुनिया के पैमाने पर दक्षिण पंथ का और दक्षिण पंथ के पूर्व दक्षिण पंथ वाले स्कूल का जो भाग है, फार राइट का जो भाग है, वो मूल संदर्भ है। और भारत में भी दक्षिण पंथ का उद्धार हमने देखा है पिछले 2 दशकों में, जो अब वहाँ पहुँचा है जहाँ पहुँचा है। आप सभी जानते हैं मोदी और योगी का समय मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, ये दोनों नाम राइट भी करते हैं, दोनों एक साथ ले लेते हैं, हम यूपी वाले दोनों एक साथ ले लेंगे। संदर्भ दक्षिण पंथ का उद्धार बात को मैं रखने वाला हूँ क्योंकि लोग जीवन और लोकतंत्र शब्द तो परिचित है, लेकिन दोनों को इस तरह से रखना कई बार मिस्टीरियस लगता है। तो आमतौर पर ये बात मैं इस तरह से रखता हूँ कि पहले ही मैं अपनी प्रस्थापना रख देता हूँ और फिर उसके पक्ष में आती हूँ। प्रस्थापना सिंपल सी एक प्रस्थापना है जो कुछ हद तक काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, मतलब काउंटर इंट्यूटिव सहज वो रूप से तो जब में हो सकता है, न लगे अटपटी में। प्रस्तावना ये है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को लोकतंत्र की पूंजीवादी लोकतंत्र की दुनिया में नहीं चलता है, समाजवाद और समाजवादी लोकतंत्र तो रहे नहीं। तो लोकतांत्रिक मूल्यों को लोकतंत्र की प्रक्रियाओं से ही खतरा है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा है और ये खतरा लोक जीवन के रास्ते लोक संस्कृति का, मैंने लोक जीवन का इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि अगर संस्कृति जब हम कहते हैं तो अक्सर साहित्य कला संस्कृति वाला होने लगता है, लेकिन संस्कृत से अगर आप व्यापक अर्थ लगाएं वे ऑफ लाइफ, जीने का ढंग, उस अर्थ में मैंने लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया है। तो जो लोकतांत्रिक मूल्यों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से खतरा पैदा हो रहा है आज के समय में, उसका एक रास्ता लोक जीवन से भी होकर के आता है और इसकी भी एक भूमिका है। आज जो दक्षिण पंथ का उद्धार वैश्विक पैमाने पर देख रहे हैं और अपने देश में भी देखा है, दोनों में इसकी एक भूमिका। चर्चा का कारण ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोक जीवन के रास्ते आने वाला ये खतरा एकमात्र कारण है, यह एक कारण। जो दूसरे कारण है उनकी चर्चा प्रायः होती है। हम लोगों जैसे प्रगतिशील वामपंथी ऐसे तत्वों के बीच में तो वो चर्चा अक्सर होती है कि ये खतरा, लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा साम्राज्यवाद से कैसे है, बड़ी पूंजी कॉर्पोरेट पूंजी से कैसे है, और साम्राज्यवाद और बड़ी पूंजी के तत्वावधान में, उनके संरक्षण में, उनके साधन के लिए चलने वाली जो राजनीति है और जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है, जो अलग अलग ग्लोबलाइजेशन के इस युग में फिर भी राष्ट्र राज्यों के जरिए ही लागू होता है, नेशन स्टेट्स के जरिए ही लागू होता है। राजनीति का स्वरूप राष्ट्रीय है, देशीय है ज्यादातर, जबकि पूंजी का चरित्र वैश्विक। तो पूंजी के पूंजी और पूंजी के हित में और पूंजी के नियंत्रण में चलने वाली राजनीति का रोग की प्रायः चर्चा होती है, लेकिन उनकी सफलता का कारण क्या है? क्या दूसरे पक्ष भी हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए? उसमें
जो जमीन है, जो मिट्टी है, जो जिसको एक तकनीकी भाषा में कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस है, जो वस्तु स्थिति है, उसका भी रोल है क्या, इसकी चर्चा कम हो पाए। तो आज की शाम हम लोग केंद्रित करेंगे उसकी चर्चा पर। क्योंकि इस पर केंद्रित करेंगे इसलिए अगर आप समग्र रूप में देखें तो हो सकता है कि चर्चा एकांकी लगे, लेकिन ये शुरू में मैं उल्लेख इसलिए करते रहा हूँ कि वो वाली चर्चा इंपीरियलिज्म ने क्या क्या किया है या पूंजी ने क्या क्या किया है, जिसकी वजह से या पूंजी के तंत्र की जो आंतरिक गति है, वो आंतरिक गति स्वयं किन फोर्सेस को जन्म देती है, किन शक्तियों को जन्म देती है, और उस आंतरिक गति के स्वाभाविक परिणाम के रूप में दक्षिणपंथ का उभार ये कैसे आया है, इसकी चर्चा ज्यादातर हम नहीं करेंगे। हम चर्चा इस बात की करेंगे कि अगर उनका ये लक्ष्य है, अगर पूंजीवाद का की आंतरिक गति ऐसी है, तो उसमें लोक जीवन क्या रोल प्ले करता है, बुर्जुआ डेमोक्रेसी की प्रोसेसेस, बुर्जुआ लोकतंत्र की जो प्रक्रियाएं हैं, वो इसमें क्या रोल प्ले करती है। एक तरह से ये हम लेफ्टिस्टों के ब्लाइंड स्पॉट्स की चर्चा है। ब्लाइंड स्पॉट्स आप समझते हैं, जो अपनी जगह पे खड़े होकर आप देखते हैं, कोई ऐसा कोण होता है, कोई ऐसी जगह होती है जो दिखाई नहीं पड़ती, जो हमारी दृष्टि सीमा के बाहर होती है। और हम लोगों के ब्लाइंड स्पॉट्स अनेक प्रकार के रहे हैं। कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, हम लोग चाहे तो देख सकते थे, लेकिन कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स में वाकई ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। और लोक की जो अवधारणा है वो वामपंथ को ज्यादातर ब्लाइंड, बहुत सारे पॉलिटिकल फोर्सेस के ब्लाइंड स्पॉट्स के रूप में देखी जा सकती है, लेकिन हमारा संदर्भ यहाँ वामपंथ का है। लोक की अवधारणा जो है उसमें वामपंथ के ब्लाइंड स्पॉट्स की चर्चा करना मुझे लगता है जरूरी। आप जानते हैं आधुनिक समय में कम से कम राजनीति का जो स्वरूप उभरा है उसमें लोक का वही स्थान है, जनता का वही स्थान है जो धर्म में ईश्वर का स्थान है। जनता की बात ईश्वर के रूप में की जाती है। जनता इतिहास बनाती है, जनता ये चाहती है, वो चाहती है, ये चुना, वो चुना, इतिहास को ये मोड़ दिया और इतिहास को उसने वो मोड़ दिया, ऐसी चर्चा की जाती है। मानो जनता ही सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में करती है, और जो कुछ भी होता है वो चाहे दिन के स्तर पर हो, महीने के स्तर पर हो, साल और दशक के स्तर पर हो, जनता मानो जानबूझ करके वो करती है, जैसे ईश्वर जानबूझ के करता है। हालांकि ईश्वर के बारे में पूछा जा सकता है कि फिर वो ऐसी दुनिया की हालत क्यों बना रखी है अगर सब कुछ उसके हाथ में है। और वही प्रश्न आधुनिक राजनीति में जनता के बारे में पूछा जा सकता है कि अगर जनता सब कुछ करती है और कर सकती है तो उसने अपनी ही ये दुर्गत क्यों कर रखी, क्योंकि जनता की दुर्गत तो है, जनता ने दुनिया भर के पैमाने पर दुर्गत तो हुई है। ये एक ईश्वर वाला जो दर्जा है राजनीति में जनता का, इस कॉन्सेप्ट का, ये एक ब्लाइंड स्पॉट है। इसको ये एक छोड़ हुआ। दूसरा छोड़ जब उसमें जाते हैं तो जनता को बिल्कुल भूल जाते हैं। दूसरा छोड़ इसी प्रकार की सोच का दूसरा छोड़ है कि राजनीतिक चर्चा में हम जनता को भूल जाते हैं। हम क्या कहते हैं, ये राजनीतिक शक्ति, वो राजनीतिक शक्ति। बाबरी आंदोलन, बाबरी मस्जिद को गिराने वाला आंदोलन जो जड़ में है पिछले 2 दशक के में जो भी राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ, उनमें बहुत सारे के जो भारत, आधुनिक भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन कहा जा सकता है, लेकिन सबसे रिएक्शनरी जन आंदोलन थी जिसका खामियाजा भारत लंबे समय तक भुगतेगा। एक खामियाजा जो है वो 16 मई 2014 को सामने आया। आप जानते हैं 16 मई 2014 को वोट गिने गए, रिजल्ट आया। तो
उसमें राजनीतिक शक्तियों की चर्चा होती है कि आडवाणी ने ये कर दिया और बस निकाल दिया, रथ यात्रा चला दी, कांग्रेस ने पहले ताला खुलवा दिया था, तो एक तरफ ताला खुलवाया, दूसरी तरफ शाह मानो किया, तो कांग्रेस ने ये किया, सॉफ्ट हिंदू है या हार्ड हिंदू को आया, मंडल फोर्सेस ने क्या किया वगैरह वगैरह, और सब का कॉम्बिनेशन क्या बना, यानी राजनीतिक शक्तियों ने क्या किया और क्या नहीं किया, और उनके बीच के इक्वेशंस क्या थे, समीकरण क्या थे, इसकी चर्चा होती है। और पोस्ट फैक्टो हो जाने के बाद ये चर्चा होती है कि ये जीता, वो हारा, ये सफल रहा, वो असफल रहा, लेकिन उस वातावरण की या उस जमीन की चर्चा नहीं होती जिसमें ये सब होता है। क्यों एक समय में एक चीज संभव होती है और क्यों दूसरे समय में दूसरी चीज नहीं संभव होती। अगर एक रूपक में बात करें तो कुम्हार और मिट्टी की बात करें, और ये दूसरा छोर है, एक तरफ एक समय तो जनता को ईश्वर मैंने कहा, और दूसरे छोर पे जाके जनता को मिट्टी कहें कि कुम्हार और मिट्टी वाला मामला है, कुम्हार कैसा ढालेगा मिट्टी वैसी ढलेगी। दूसरे छोर पर यहाँ पर तो मिट्टी की चर्चा नहीं करें, मिट्टी तो दी हुई है, मिट्टी को तो ढलना है, कुम्हार जैसा ढालेगा मिट्टी वैसी ढलेगी, मूर्ति वैसी बनेगी, ये चर्चा करें। तो दूसरी चर्चा इस रूप में, और दोनों छोरों पर होने वाली ये चर्चाएं राजनीतिक विमर्श को सीमित करती हैं, राजनीतिक विमर्श के सारे पक्षों को सामने नहीं रखती, और जो बात कुछ फ्रेजेस में छुप जाती है, जब हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं, कहा जाता है या पॉलिटिक्स को भी कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, जो संभव है उसकी कला राजनीति। या यूं कहा जाए कि आज के समय में राजनीतिक तौर पर फलाने डिसीजन या फलाने स्ट्रैटेजी या फलाने लक्ष्य पॉलिटिकली संभव नहीं है। जब हम ये फ्रेज कहते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं कोई चीज पॉलिटिकली पॉसिबल है या कोई चीज पॉलिटिकली इम्पॉसिबल है, तो हम एक बहुत बड़े विमर्श के ऊपर, बहुत जटिल समस्या के ऊपर एक सेंटेंस की चादर ढक देते हैं कि ये पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर नहीं जाते कि क्यों पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं, और वहां लोक का विमर्श छिपा होता है। लोक के विमर्श के ऊपर हम वो पर्दा डाल देते हैं। 2-3 उदाहरणों से मैं इस चादर को हटाने की कोशिश करूंगा और लोग को राजनीतिक विमर्श में एक्सप्लिसिटली ले आने की कोशिश करूंगा। 3 उदाहरण, पहला उदाहरण मैं पश्चिम की दुनिया से लूंगा, पश्चिम की दुनिया में दक्षिण पंथ का उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं तीसरी दुनिया से लूंगा, तीसरी दुनिया में कहा जाता है आमतौर पर पोस्ट कोलोनियल कंट्रीज एक तरह से कहा जाए। तीसरा उदाहरण मैं भारत से लूंगा। तो ये 3 छोटे बड़े उदाहरण होंगे या इससे होंगे मुझे जो कुछ कहना है उसके अंत में चौथे हिस्से में मैं कुछ निर्णयों की, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की, कुछ नतीजों की बात करूंगा। तो ये मोटे तौर पर फ्रेमवर्क। पहले पश्चिम की बात की और पश्चिम की बात की जाए तो स्वाभाविक रूप से सबसे पहले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की बात आई। अमेरिका भले ही उतरता हुआ एकमात्र साम्राज्यवादी देश तो, लेकिन साम्राज्यवादी देश तो है, और अमेरिकी चुनाव में कानूनन तो अमेरिकी जनता ही वोट करती है, लेकिन दुनिया का कोई दूसरा ऐसा चुनाव नहीं है जो सारी दुनिया की जनता को प्रभावित करता है। इसलिए सारी दुनिया का इंटरेस्ट एक तरह से जुड़ा होता है। अमेरिकी जनता चलती है और दुनिया के भाग्य का एक अच्छा खासा हिस्सा उससे निर्धारित होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव हुआ, उसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, आप सब उससे वाकिफ हैं। चर्चा उस पर ये चली, ज्यादातर राजनीतिक विमर्श जैसे चलता है दुनिया भर में, अखबारों में, पत्रिकाओं में और मीडिया के दूसरे हिस्सों में, विद्वानों के बीच में भी, कि ये कैसे जीत गया, इसमें क्या टेक्निकल गलती हो गई या चुनावी रणनीति की गलतियां क्या हुई, हिलेरी क्लिंटन जो सामने थी उनके पक्ष द्वारा क्या गलतियां हुई, कैसे वो
ढीली पड़ गई या टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि डेमोक्रेटिक पार्टी तो जीतेगी, या तो ये चर्चा होती है। दूसरी चर्चा ये होती है कि कैसे गड़बड़ हो गया डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर कि बर्नी सैंडर्स जो उम्मीदवार के लिए जो चुनाव होता है पार्टी के अंदर, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर उम्मीदवार का चुनाव हो रहा था जब, तो बर्नी सैंडर्स जो उस स्पेक्ट्रम में लेफ्ट पर पढ़ने वाले लेफ्ट पे पढ़ते हैं, कैसे वो अगर वो जीते होते, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार खड़े किए गए होते तो ज्यादा आसानी से जीत सकते थे। ये सारी चर्चाएं चलती हैं। इसमें छुप ये जाता है, आप उस पर गौर करें कि कितनी अजूबा बात है, कितनी अद्भुत बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स चुन दिया गया। आप लोग कम या ज्यादा फॉलो करते होंगे कैसा उद्भट क्या कहेंगे शब्दों के असंसदीय होने का खतरा है। पब्लिक में वैसे शब्द शायद कहना उचित नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति होने के बाद लोगों ने उम्मीद लगाया कि सुधर जाएगा, ठीक से बोलेगा, ठीक करेगा, वो सारी उम्मीद पर पानी फिर गया। जिन लोगों ने उम्मीद लगाई थी ऐसा शख्स चुन लिया गया। ऐसे शख्स का किसी उन्नत पूंजीवादी देश के अंदर जो दुनिया की साम्राज्यवादी एकमात्र ताकत है और दूसरों को सभ्यता सिखाता पढ़ाता है, सारी दुनिया को करीने से रखना चाहता है अपने मुताबिक, उस देश में ऐसे कहीं लेने दीजिए उसको, ऐसे बेवकूफे को चुनिए। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात होनी चाहिए। और अक्सर इस तरह की बात से लोगों का ध्यान हट जाता है। लोग कहते हैं उससे ज्यादा पॉपुलर लोग हिलरी क्लिंटन को मिले, जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना कि 31% पर ही तो जीते हैं जो जनाब यहाँ जीते 16 मई 2014 को, तो हम कहते हैं कि ये 31% पे ही जीते। बहुत सारे लोग तर्क ये देते हैं कि 69% के फिर भी खिलाफ था। ऐसे मुबालके में हम लोग कब तक रहेंगे? उस 69% का क्या भरोसा जब दंगे अगर फैला दिए जाए पूरे देश में, तो या कोई ऐसी हवा बहा दी जाए तो उस 69 में से भी बहुत सारे उधर को चले जाएंगे। तो और दूसरा ये भी तो सोचिए कि जिनको हम तुलनात्मक रूप में अच्छा समझेंगे उनको हम कह लीजिए पूरी देर के लिए कि मान लीजिए हम जीतते हैं 31% से या 30% से, किसी से तो जो तुलनात्मक रूप में अब तो कम से कम अकल आनी चाहिए उनको, तो तुलनात्मक रूप में जो बेहतर है वो अगर जीतता है 30-31% में, तो सारी जनता ने हमें चुन लिया, सारी जनता ने उनको चुन लिया, अच्छे पक्ष को चुन लिया। और 31% ने गलत पक्ष को चुना, तो कहते हैं 31% नहीं तो चुना है, 69% ने नहीं चुना है। ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये ईमानदारी वाली बात है। अच्छे लोग भी 30-35 से ही जीतते हैं और सबसे घटिया बुरे लोग जो जीतते हैं वो भी 30-35 से ही जीतते हैं। तो इस तरह का जो विमर्श चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतने ही वोट से, तो इतने ही लोगों ने तो वोट दिया, ज्यादातर अमेरिका का वोट लोगों ने वोट ही नहीं दिया, वो भी हम गिन लेते हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। जैसे कि वो देते तो अच्छे पक्ष को ही देते, और जो जिन्होंने दूसरे पक्ष को दिया वो सारा मिला जुला करके कहते हैं कि माइनॉरिटी नहीं वोट दिया। हमेशा हर तरह से डेमोक्रेसी में, चाहे प्रेसिडेंशियल हो, चाहे फर्स्ट पास्ट द लाइन पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, चाहे कई चरणों में होने वाले चुनाव हो, जो जीतता है वो वाकई माइनॉरिटी वाला ही होता है। कहीं मजबूर किया जाता है मेजॉरिटी को, जो अब तक चुन के आया है जैसे फ्रांस में, उसको वोट देने के लिए, और कहीं माइनॉरिटी ही काफी होती है मेजॉरिटी बनने के लिए। तो इस तरह के बुलावन अपने आप को देते हैं और इसी तरह की चर्चा होती है। मैं सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करूंगा और आगे बढ़ूंगा, तो ये कि किस बात से हम किस चीज पर उंगली रखते हैं, क्यों लोगों ने वोट दिया, और इस मुकाबले में मत नहीं कि लोगों ने वोट नहीं दिया, लोगों ने वोट दिया। उसमें डोनाल्ड ट्रंप का
उसमें रेसिज्म, नस्लवाद, डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट होना और डोनाल्ड ट्रंप का न केवल मर्द होना बल्कि मर्दवादी होना, दोनों ने बड़ी भूमिका निभाई। और इन दो चीजों का उल्लेख मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये चीज, नस्लवाद और मर्दवाद, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जनता के अंदर नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस जनता में डालती है। सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस इन मुद्दों पर जनता को उकसाती हैं, इसलिए तो ये मुद्दा बनता है, वरना जनता तो शुद्ध और पवित्र है। ये जो धारणा बनती है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जो नस्लवाद है, जो मर्दवाद है और इस तरह के जो ऑब्जेक्शनेबल बात है, ये ज्यादातर हम लोगों के बीच में मौजूद है। राजनीतिक शक्तियां इसका फायदा उठाती, राजनीतिक शक्तियां इसको उकेरती और वो उसकी रणनीति काफी उलझी हुई होती है। कभी इसको उकेरती है, कभी उसको उकेरती है, कभी यहाँ हमें जाती है, कभी तुम्हें वहां जाती है। वो बहुत सारी अन्य चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन हमें हमारा ये ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए। हमें इस वादे में नहीं रहना चाहिए कि इसका जनता की बनावट से कोई भी लेना देना नहीं। आप गौर करें कि उसके पहले 8 साल तक एक काला आदमी राष्ट्रपति था। 8 साल तक न केवल एक काला आदमी राष्ट्रपति था, बल्कि हार्वर्ड का पढ़ा हुआ, वहां पढ़ाने वाला, बहुत ही शिक्षित, अच्छी भाषा बोलने वाला, सारी दुनिया के बारे में खुद जानने वाला, वो बैकरूम बॉयज की वजह से नहीं जो ज्यादातर राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को चलाते हैं, खुद सक्षम और वो भी काला, 8 साल तक राष्ट्रपति और पॉपुलर राष्ट्रपति। कितनों को कचौटा होगा इसने अमेरिका एक 70% श्वेत देश, और न केवल अमेरिका 70% श्वेत देश है, बल्कि बड़े लंबे चौड़े इलाके हैं अमेरिका के जहां श्वेतवाद या श्वेत व्हाइट सुप्रीमेसी अभी भी काफी जोर से कायम, जो बाइबल बेल्ट कहलाता है वो भी, और बाइबल बेल्ट के नॉर्थ में जो रस्ट बेल्ट कहलाता है, रस्ट बेल्ट माने जो रस्ट लगता है ना लोहे में, क्यों रस्ट बेल्ट कहलाता है? वो वही इंडस्ट्रीज थी, कार इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री, शिकागो और उसके दोनों तरफ वाला और तीनों तरफ वाला एरिया, चौथी तरफ कनाडा है, तीनों तरफ वाला एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल इलाका था। और वो इंडस्ट्रियल इलाका अब तबाह इलाका है। डेट्रॉयट नाम सुना होगा आपने, कार इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, उजड़ गया है। सारी कार इंडस्ट्री वहां की उजड़ गई, सारी स्टील इंडस्ट्री वहां की उजड़ गई। भयानक बेरोजगारी, भयानक डेवास्टेशन, सब कुछ उस सर्वशक्तिमान पूंजीवाद साम्राज्यवाद के अधीन हुआ है। और हम ये कहते हैं कि वर्किंग क्लास, जो हम अपने क्लास की बात करते हैं, उसमें कोई बुरा नहीं, हमारा क्लास है, लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि जो सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हुए विचार हैं, चाहे वो रेसिज्म हो, चाहे कास्टिज्म हो, चाहे नारी विरोधी संस्कृति और विचार, ये सबसे ज्यादा गहरे रूप में अगर हम बैठे हुए हैं तो हमारे वर्ग में बैठे हैं। जिस वर्ग के हम हैं और जिस वर्ग के लिए हम काम करते हैं, मजदूर वर्ग, मेहनतकश वर्ग, वर्किंग पीपल, उनके अंदर सबसे ज्यादा बैठे हैं। लोग बात करते हैं कि बर्नी सैंडर्स अगर होते तो वर्किंग क्लास सारा उनको वोट देता और डोनाल्ड ट्रंप हार जाते। बर्नी सैंडर्स को जिन लोगों ने समर्थन दिया था उसका 20% या उससे अधिक लोगों ने हिलरी क्लिंटन, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप को वोट देना बेहतर समझा। 20% या उससे ज्यादा शिफ्ट हुआ। और अगर बर्नी सैंडर्स होते तो उस अमेरिका में जहां लेफ्ट कह दीजिए और मामला खत्म हो जाता है, जहां कम्युनिस्ट साबित कर दीजिए और राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है, वहां ट्रंप और आसानी से बर्नी सैंडर्स को ढूंढ सकता है। क्योंकि ट्रंप जो था वो सफेद भी था, व्हाइट भी था, पॉपुलिस्ट भी था। बर्नी सैंडर्स भी पॉपुलिस्ट हैं,
लेकिन ट्रंप के पॉपुलिज्म के सामने बर्नी सैंडर्स का पॉपुलिज्म नहीं टिकने वाला था, धुन देता है। मुद्दा हम सिर्फ ये यहाँ उठा रहे थे कि आप इसको इस तरह से नजरअंदाज मत कर दीजिए, इसको सिर्फ तुम्हार वाली बात तक मत छोड़ दीजिए, जो सुनाया जाएगा जनता को सुनेगी। तो और हम अपनी वाली बात सुनाने जाते तो हमारी भी जनता सुनती, और हम सुनाने या तो हमारे सुनाने में कोई गलती हो गई, जाने में कोई गलती हो गई, हम सुस्त पड़ गए वगैरह वगैरह, इस तरह तो जिसमें सच्चाई हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, हम गलतियां तो करने में माहिर, प्रगतिशील पक्ष दुनिया भर में गलतियां करने में माहिर, तो हम गलतियां तो करते हैं, इसमें कोई तो राय नहीं, लेकिन सिर्फ इतने से ये परिघटना एक्सप्लेन नहीं। ब्रेक्जिट आपने देखा, अभी हम लोग फिर तारीख थोड़ा बढ़ाने लगे पिछले एक हफ्ते से। ब्रेक्जिट आप जानते हैं, ब्रिटेन में ब्रेक्जिट क्या, यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना। यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना एक तुलनात्मक रूप में कहा जाए रिएक्शनरी स्टेप है। टोरी पार्टी जो दक्षिणपंथी पार्टी है, उनके अंदर के कुछ विवाद थे, अंदर के गुट थे, और अंदर के विवाद को सेटल करने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो रेफरेंडम करा लेते हैं। लड़ाई टोरी पार्टी के अंदर हो गई। गलती उन्होंने ये की कि जनता के दरबार में पहुंच गए। सोचा ये जाता है कि कोई भी मसला आए जनता के दरबार में पहुंचो, डेमोक्रेसी यही कहती है। शुक्र है कि पॉलिटिकल फोर्सेस हमेशा जनता के दरबार में हर बात को लेकर सीधे नहीं पहुंच जाते। आपको यह पता लग सकता है सुनने में, लेकिन मुझे कहने दीजिए, अगर जनता के दरबार में सारी बातों को रेफरेंडम बनाकर हम भारत में पहुंचे तो हो सकता है कि जाति व्यवस्था संविधान में दर्ज हो जाए, हो सकता है जाति व्यवस्था के आधार पर गैर बराबर नागरिकता लोगों को दी जाए, हो सकता है औरतों को बराबर की नागरिकता न मिले, हो सकता है विधवा विवाह खत्म कर दिया जाए लीगली, और चाइल्ड मैरिज बाल विवाह वापस हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती। अगर उन विषयों को उड़ेल दिया और उनको बहस का मुद्दा बना दिया, जिनको इतिहास ने फॉर्चुनेटली सेटल कर दिया है ताकि वो रेफरेंडम का मुद्दा न बने, अगर आप ऐसे ही बोले भाले हैं और ऐसे ही सारी बातों को रेफरेंडम करवाना चाहते हैं तो आप भोले भाले ही हैं। रेफरेंडम करवाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है, और यही खतरनाक साबित हुआ ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन कैसे उस उलझन से निकलेगा ये अभी साफ नहीं। अब चूंकि उसके बाद जो कुछ हुआ है, वो मिसेस मे ने इलेक्शन घोषित कर दिया, वो सोच रही थी कि ऐसा लेफ्टिस्ट तो लेबर पार्टी का लीडर बना है और लेफ्टिस्टों को पीटना आसान होता है, इसलिए चलो इसको पीटा जाए और लेबर पार्टी कहलाती है अमेरिका में है लेबर पार्टी, तो लेबर पार्टी का सफाया कर दिया और जितना बहुमत है टोरी के पास, कंजर्वेटिव्स के पास, उससे बड़ा बहुमत लेकर के आया है। उल्टा पड़ गया, जेरेमी कोर्बिन लेफ्टिस्ट और अनपॉपुलर, मीडिया में ज्यादा अनपॉपुलर लेकिन जनता में भी काफी अनपॉपुलर होने के बावजूद पासा पलट गया। हम लोग काफी खुश महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ताली बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो देखो जनता जो है तो उसको वो हमारा पक्ष लेना फिर शुरू किया है और हर जगह मामला उल्टेगा। ये जल्दबाजी हुई। चलिए ये हुआ, ये अच्छा हुआ, कहीं भी दक्षिणपंथियों को मात मिले हमारे लिए अच्छा है। हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि जब तक एकदम क्रांतिकारी न जीते तब तक उदारवादी और दक्षिणपंथी और सेंटर लेफ्ट और फार राइट सब एक ही हैं, ये भी बेवकूफी वाली राजनीति ऐसे नहीं होती। तो अगर हम सोचते हैं कि कहीं भी बुर्जुआ स्पेक्ट्रम का लेफ्ट जीतता है, सेंटर लेफ्ट जीतता है, तो अच्छी बात है। दुनिया के लिए ऐसे महत्वपूर्ण देशों में जीते तो दुनिया के लिए ये अच्छी बात है। दूर दक्षिणपंथियों की तुलना में ये लोग जीते बुर्जुआ होते हुए भी और सिस्टम चलाने वाले होते हुए भी, तो भी ये अच्छी बात है, ये प्रैक्टिकल राजनीति है। लेकिन बहुत खुश नहीं होना चाहिए। अभी मामला जो है वो डामाडोल है, और कैसे आखिर जेरेमी कोर्बिन भी तो जीते नहीं, लेबर पार्टी जीती नहीं, उसको 262 मिला और टोरीज को 326 शायद चाहिए था, बहुमत के लिए 318 और बनाई सरकार उन लोगों।
उनका दाम उल्टा पड़ा, इसलिए हम खुश हुए, ये बात अलग है। लेकिन जेरेमी कोर्बिन हरदिल अजीज हो गए, और ब्रिटिश जनता जो है लेफ्ट को शिफ्ट हो गई 10 महीने के बाद, रेफरेंडम के 10 महीने के बाद। ऐसे निर्णय जल्दबाजी वाले निर्णय नहीं। फ्रांस में आप देखो, फ्रांस में बच गया मामला। इससे हमारा क्या मतलब है, लपें हार गई और जोर से हारी, 35% वोट मिला। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जीतना शॉकिंग होना चाहिए, वैसे ही लपेन का 35% वोट फ्रांस में मिलना शॉकिंग होना चाहिए। हमारे कान खड़े होने चाहिए कि दुनिया कहाँ जा रही है। अभी हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर जिक्र करते, वरना उसमें समय लग जाएगा। ध्यान में रखिए, दूसरे लोगों को, मैक्रोन को 65% क्यों मिला? क्योंकि उसके खिलाफ बाकी सारे लोगों को इकट्ठा होना था। वो हिंदुस्तान से ज्यादा समझदार लोग थे फ्रांस में, हिंदुस्तान में लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। जब वैसा ही खतरा यहाँ मौजूद था, और ऐसा खतरा हमारे ऊपर आके वज्र बन के गिरा 2014 में, और वो वज्र की चोट एक के बाद एक लगती ही जा रही है, हम की बातों से पूछिए। तो और आप हम भी आपसे पूछ सकते हैं, आप तो रहते ही आप तो शायद 15 साल से रहते हैं। तो आप तो भारत के उस हिस्से में शरीक करके गए हैं, मध्य पश्चिम भारत, जो उनकी जन्मभूमि जैसी दिखाई पड़ती, स्वाभाविक भूमि जैसी दिखाई पड़ती है। मध्य भारत का होते हुए आप खींच लिए गए उधर। तो यहाँ के लोगों को अकल नहीं आई, जो एक ही पार्टी में थे वो कई अलग अलग पार्टियों की तरह बिहेव करते रहे, और हम उनके गले पे चढ़ते रहे, क्योंकि हम तो कांग्रेस के गले पे चढ़ते ही, तो 1925 से चढ़ते हैं। तो बुरी बात नहीं है, चढ़ना चाहिए, लेकिन हम बस आपको दिखा रहे हैं, एक झलक दे रहे हैं कि सामने जो दुश्मन था असली, या बड़ा, जो भी कह लीजिए, असली दुश्मन दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ा दुश्मन था, जो ये नौबत आ गई, उसमें हमने बाकी इक्वेशंस को ठीक से कैलकुलेट किया कि नहीं किया, उस पर मैं बाद में आऊंगा भारत का रसीदा। तो फ्रांस में ये हो गया। इस सब में जनता की कोई भूमिका नहीं है, जनता की बनावट की कोई भूमिका नहीं है। ये अगर आप सोचते हैं तो ये भारी गलती है। और ऐसी निराशावादी लगने वाली बात, क्यों ये निराशावादी नहीं है, क्यों ये हकीकत को हकीकत के रूप में देखना है, और क्यों इसमें से स्ट्रेटजी निकलती है और आशा निकलती है, ये होपफुली मैं आपके बेस पर पहुंचूंगा। लेकिन मैं कहीं आप बहुत बेचैन हो रहे हूँ, ये क्या जनता को ही गाली देने की सभा है इस शाम को, जनता ने ये गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ राजनीतिक वास्तविक परिस्थिति पर, जनता की बनावट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अगर रिफ्यूजी क्राइसिस नहीं हुआ होता, सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस किसका किया गया? साम्राज्यवादियों का किया गया। उन्होंने तबाही मचाई हुई है हमारे पश्चिम वाले बॉर्डर से लेकर लिबिया और मोरक्को, लिबिया और क्या है वो अल्जीरिया के बॉर्डर तक, पश्चिम जो पूरा नॉर्दर्न यूरोप है उसके पश्चिमी छोर तक इन्होंने तबाही मचाई हुई है। वो मसला अलग से कि साम्राज्यवादियों ने ये किया हुआ है, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री की सबसे बड़े पैमाने की ट्रेजेडी, सबसे बड़े पैमाने की ट्रेजेडीज में से एक हमारी आंख के सामने पिछले 15-20 साल में घटित हो रही है मिडिल ईस्ट में, जो हमसे दूर है। इसलिए कभी हमारी निगाह नहीं जाती, मुसलमान पिट रहे हैं, कभी इसलिए हमारी निगाह नहीं जाती, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी, हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में से एक घटित हो रहा है। उसका कारण अलग शाम की चर्चा की मांग करेगा। लेकिन रिफ्यूजी पैदा हुए, रिफ्यूजी जब यूरोप के दरवाजे पे पहुंचे तो लोगों को डर लगने लगा कि ये तो इतना बढ़िया यूरोप जो हमने बनाया है, जो फॉर्चुनेटली ज्यादातर व्हाइट भी है, लेकिन अदरवाइज भी डेमोक्रेटिक है, वेलफेयर स्टेट है, कल्चर है, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में भी सबसे अच्छा सामंजस्य दिखाया है, दुनिया के सबसे सभ्य समाज का उदाहरण है। अब ये लोग आएंगे और सारा बिगाड़ने लगते हैं। कोई कैलकुलेट नहीं करता कि कितने पूरे यूरोप की जनसंख्या कितनी है, पूरा यूरोप कितना बड़ा है, और कुछ लाख लोग आकर के कैसे उसको बिगाड़ दें, ये कोई कैलकुलेट नहीं करता।
लेकिन सारी जनता के जैसे अपने यहाँ 14% या 15% आबादी जो दबी कुचली है, मार्जिनलाइज है, घेटों में ढकेल दी गई है। मैं अहमदाबाद में मैंने कुछ साल गुजारे, मैं वहाँ पढ़ा रहा था और वो अहमदाबाद बदल गया। मुसलमानों को खदेड़ करके पाकिस्तान बॉर्डर के बाहर कर दिया। पाकिस्तान बॉर्डर में असली पाकिस्तान नहीं, अहमदाबाद में एक पाकिस्तान, पूरा वाला जो इलाका है वो पाकिस्तान के इलाका, उस बॉर्डर को उधर धकेल दिया। इस देश में ऐसी ट्रेजेडी हुई कि जिन लोगों ने वो ट्रेजेडी करवाई, 2000 के लोग मारे गए और बहुत भयानक कुकृत्य जो हुए से तो हुए, वो लोग इस देश के सर्वे सर्वा बने। जिन लोगों के ऊपर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में मुकदमे चलने चाहिए, जैसे कि न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए थे, वो लोग इस देश के सर्वे सर्वा। तो ये हमारे यहाँ की है। जैसे हम उस विक्टिमाइज 14% को दिखा करके 80% को कंसोलिडेट कर देते हैं, बिना ये पूछे हुए कि भाई उसकी हालत क्या है और वो 14% क्यों है। लोग कोई कहता है कि उनकी बढ़ने की रफ्तार हमारी बढ़ने की रफ्तार से दोगुनी है। तो भाई 14% अगर 1950 में थे और 14-15 अभी भी है, तो दोगुनी रफ्तार में क्या कमाल करनी है? तो कहाँ लोग दुगनी रफ्तार से बढ़ भी रहे हैं और रफली परसेंटेज उतना ही बना हुआ है। तर्क तो चलता नहीं आएगी इस तरह की राजनीतिक स्ट्रैटेजी में, तर्क तो चलता नहीं। जैसे हम छोटे से विक्टिमाइज हिस्से को दिखा करके मेजॉरिटी को कंसोलिडेट करते हैं और उसको त्रिशूल और तीर धनुष से सुसज्जित करते हैं, विचारों में भी और कहीं कहीं फिजिकली भी, उसी तरह से रिफ्यूजीज का संकट दिखाकर यूरोप में दक्षिण पंथ में राजनीतिक एडवांटेज, राजनीतिक फायदे उठाए। और कोई ये कैलकुलेट नहीं करता कि किसकी वजह से वो रिफ्यूजी संकट हुआ और कितने रिफ्यूजी आने वाले हैं। बल्कि ब्रिटेन में तो विचित्र सी बात है, ब्रिटेन में बाहर के लोग बहुत हैं और जो बाहर के बहुत लोग हैं उनमें साउथ एशिया के, हम लोग यहाँ से हैं, यहाँ के लोग बहुत सारे लोग नागरिक में बसे हुए हैं। आप लोग नाम भी सुनते होंगे, वो लोग उनमें से कुछ लोग लॉर्ड भी बने हुए हैं, उन्हें ऊपरी सदन के सदस्य भी हैं। बहुत सारा बिजनेस उनके कब्जे में है। पूरे लंदन जो है वहाँ, मैं तो नहीं गया लेकिन जो लोग गए हैं वो बताते हैं कि वो अपने यहाँ जैसा दिखाई देता है, वहाँ जाकर देशी बोल नहीं होता। और अपने जैसे दिखाई पड़ने वाले लोगों ने भी ब्रेक्सिट के लिए वोट किया। अपने जैसे दिखाई पड़ने वाले लोग यानी साउथ एशियंस ने भी अच्छी खासी संख्या में ब्रेक्सिट के लिए वोट किया, क्योंकि उनको लगता था कि हम आ गए, हम बस गए, हमने तो इसको बिगाड़ा नहीं, बनाया है, लेकिन अब हमारी तरह के और लोग आएंगे तो बिगाड़ो। न केवल व्हाइट रेसिस्ट हैं, हम लोग भी रेसिस्ट हैं। एक्चुअली अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो हम लोगों जैसा रेसिस्ट दुनिया में कोई नहीं। हालांकि हम लोग रेसिज्म के शिकार रहे हैं पूरे इतिहास में और आज भी वहां जाने को होते हैं, लेकिन हम लोग को जैसा बनावट में हम लोग को जैसा रेसिस्ट दुनिया में कहा। तो ये किस बात की तरफ इंगित करता है? ये इस बात की तरफ इंगित करता है कि ऐसी गलत प्रवृत्तियां, ऐसी गलत बनावट जनता के अंदर भी है। और मैं दूसरे हिस्से में आता हूँ। दूसरा हिस्सा तीसरी दुनिया का है और तीसरी दुनिया में एक दूसरे प्रकार की परिघटना मैं उठाऊंगा। अगर आप ये गिने कि पिछले 50 सालों के अंदर डीकोलोनाइजेशन वाले फेज के लगभग पूरा होने के बाद उपनिवेशवाद से मुक्ति नहीं, अनौपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है, उपनिवेशवाद की आर्थिक और सांस्कृतिक छाप से निकलने को डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया के पिछले 50 सालों के दौरान या उनके काफी हद तक कंप्लीट होने के बाद दुनिया के किस किस हिस्से में बड़े पैमाने पर लोगों ने लोगों को मारा, और इसका मैप टांग दीजिए और पिन लगाइए जहां पर लोगों ने लोगों को मारा है। हम सरकारों द्वारा सरकारों ने लोगों को ज्यादा मारा है, युद्धों में लोगों को ज्यादा मारा गया है, बम गिराकर और टैंक चलाकर
तोप चलाकर और बंदूक चलाकर, सरकारी बंदूक चलाकर लोगों को दुनिया में ज्यादा मारा गया, लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। उससे कंफ्यूज मत करिएगा कि मैं उसको नजरअंदाज कर रहा हूँ। कहां पर लोगों ने लोगों को मारा, भले राजनीतिक साले में मारा हो या जिस भी कारण से मारा हो, लेकिन लोगों ने लोगों को मारा। सबसे बड़ा उदाहरण 1994 में रुआंडा का। रुआंडा अफ्रीका का एक देश है, छोटा सा देश, बड़े से देश DRC के बगल में है। रुआंडा हम लोगों जैसा कई मामलों में यूं था कि वहां हुतू समुदाय जो था, जो हुतू ट्राइब था, वो 85% था और तुत्सी समुदाय 15% था। लेकिन अनेक ऐतिहासिक कारणों से, जिसमें जाने का समय नहीं है, जरूरत नहीं है, वो 15% भाग करता है। तुत्सी समुदाय 15% जो माइनॉरिटी थी, वो वहां रूल करती थी। 1994 में हुतूस के द्वारा तुत्सी का संहार हुआ। 4-5 हफ्ते के दौरान 1 लाख से ज्यादा, संभवतः 2 लाख से ज्यादा, छोटे से देश में, छोटी सी आबादी में 2 लाख तुत्सी मारे गए। न केवल तुत्सी मारे गए, बल्कि हुतू और तुत्सी परिवारों के बीच में शादियां हुई थी, और जिन हुतू पुरुषों ने तुत्सी महिलाओं से शादियां की थी, उनको आदेश ये मिला कि वो अपनी पत्नियों को मार डालें और ज्यादातर में मार डालें। अगर न मारा होता तो वो मारे जाते। और अन्य विभत्स चीजें हुई। वहां किसी ने दखल नहीं दिया। 6 हफ्ते तक चलता रहा। अफ्रीका में इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जियो पोलिटिकल इक्वेशंस में वगैरह वगैरह, वो अलग से बात है, वो आज हमारा विषय नहीं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये वहां पर होगा। दूसरा बड़ा उसी समय लगभग 1994, शायद 94 में बोस्निया हर्जेगोविना में हुआ। 91 थोड़ा पहले बोस्निया हर्जेगोविना को यूगोस्लाविया के टुकड़े हुए, यूगोस्लाविया के टूटने के बाद वहां पर हुआ। और कोसोवो में मुसलमानों को सर्बियन क्रिश्चियंस ने बड़े पैमाने पर मारा, हजारों लोग मारे गए। एस्टिमेट अगेन एक्यूरेट हासिल नहीं है, 2000 के करीब ऑफिशियल एस्टिमेट होगा, लेकिन 10,000 भी हो सकता है। और वहां पर रेप कैंप्स, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ रेप, उनसे रेप के कैंप्स लगे, जहाँ मिलिशिया, जो मिलिशिया मारने का काम करती थी, उन्होंने रेप ऑर्गेनाइज किया। ये वहां पर हुआ। वहां फर्क ये था कि वहां क्लिंटन, पुरुष क्लिंटन राष्ट्रपति था उस समय। नहीं, कैमरे नहीं हुआ होगा, कैमरे के बाद हुआ होगा, क्योंकि क्लिंटन 92 में आया, 92 के बाद हुआ। तो क्लिंटन ने वहां इंटरवीन किया और साम्राज्यवादी ने इंटरवीन करके, साम्राज्यवादी ताकत अपने कारणों से, जाने की जरूरत नहीं है, अपने कारणों से इंटरवीन करके वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी रोका, वो मानव संहार हुआ। दूसरे ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं, लेकिन आप इंक्लूडिंग हम लोगों का ये वाला पक्ष हम यहाँ करके भारत वाले में दूसरी बात करेंगे। हमारे यहाँ गुजरात 2002 हुआ, उसके पहले 1984 में एंटी सिख राइट्स हुए, उसके थोड़े ही दिनों पहले 1983 में वो राइट हुआ था जिसकी कोई चर्चा ही नहीं करता, नली मैसेकर। आसाम में मुसलमानों को 6 घंटे के अंदर 2000 से ज्यादा, सबसे इंटेंस आप कह सकते हैं मैसेकर जो हुआ था, वहां पर 6 घंटे के अंदर मारा गया। हम लोगों ने ये कारनामे किए। हम लोग क्या कहते हैं कि भाजपा ने ये कर दिया, या भाजपा का क्रिमिनल एक्ट है वो, या कांग्रेस ने ये होने दिया, इंदिरा गांधी के बाद, या ऑर्गेनाइज किया। बहस हो सकती है कितना ऑर्गेनाइज किया, कितना होने दिया सिखों वाला, और 2000 को निश्चित तौर पर ऑर्गेनाइज किया। आप ये पूछें कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 58 लोगों को ट्रेन में जला ही दिया गया, और जलाने वाले अगर मुसलमान थे जो प्रसिद्ध नहीं, मेरे मित्र थे मुकुल सिन्हा, और उन्होंने डिटेल साइंटिफिक ढंग से ये साबित किया था कि वो आग बाहर से लगाई ही नहीं जा सकती। जो आग लगी S6 में साबरमती के, वो बाहर से लगाई ही नहीं जा सकती, अंदर कुछ था।
वो चाहे गलती हो गई हो, इस कार से लोगों ने खाना बनाने में आग लगा दिया हो या जो भी हुआ, लेकिन मान लीजिए कि मार ही दिया कुछ लोगों ने जानबूझ करके 58 लोगों, तो 58 शवों का की शव यात्रा, राजनीतिक शव यात्रा निकालना और उसके बाद पुलिस को ये कहना कि 72 घंटे आपके पास है, जो होना है होने दीजिए, रुकिए मत, और उसके बाद 2000 लोगों का मारा जाना और सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार, तो गुजरात 2000 को ये हुआ, ये हमने किया, करवाया दूसरे लोगों ने, जिन लोगों ने करवाया वो उनका आपराधिक कृत्य था ये, लेकिन हमने किया है, इससे हम बड़े कैसे हो सकते हैं? एक बड़े पैमाने पर तो हमें पूछना पड़ेगा ना, आप व्याख्याएं आप अनेक दे सकते हैं कि ये असंतोष था, वो असंतोष था, ये अनएम्प्लॉयमेंट था, वो फ्रस्ट्रेशन था, वो बगल में ये हो रहा था, इस मोहल्ले में इक्वेशन ये था, वो ट्रेडर्स का इक्वेशन था, लोग चाहते ही थे कि ऐसा कुछ हो ताकि मुस्लिम लोगों को भगाकर उनके ट्रेड्स हासिल करके, उनकी संपत्ति हासिल करके प्रिमिटिव एक्युमुलेशन किया जाए। हम वामपंथी इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन में तो एक्सपर्ट हैं, हर चीज की इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन हम दे देंगे कि इस आर्थिक कारण से ये हुआ, लेकिन ये सब बाद में बनाई जाने वाली बात है। हमारे अंदर कुछ था ताकि उकसाए जाने पर हमने ऐसा किया। ये मोटी बात है, और इतनी मोटी बात को महीन व्याख्याओं के चलते महीन चादर से हम क्यों ढक देते हैं? हमारे अंदर कुछ है कि हमने की ये, और इस अनुपात में आप सोचिए, जिस अमेरिका की का मैं कटु आलोचक हूं, जो सभ्य देशों में सबसे असभ्य देश है, उन्नत पूंजीवादी देशों में सबसे असभ्य देश अमेरिका है, उसी के बगल में सभ्य देश का एक नमूना, उसी के नॉर्थ कनाडा, वो सभ्य देश है। बाहर के लोगों को एक्सेप्ट करने में, वेलफेयर स्टेट में, बच्चों को की ईमानदारी करने में या लालन पालन करने में, वेलफेयर मेजर्स, लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में एक सभ्य मुल्क वहां पर है। जैसे नॉर्थ वेस्ट यूरोप में है मुल्क, वैसा ही एक मुल्क कनाडा में है। लेकिन अमरीकी असभ्य बर्बर है इस मामले में, जो उन्हें करना चाहिए उसका उल्टा करते जा रहे हैं। इतना समृद्ध होने के बाद वहां पर ओबामा प्लान के पहले 40-50 लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था। मेडिकल इंश्योरेंस का अमेरिका में ना होना उसका अर्थ होता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मरने का इंतजार कीजिए, आप दवा नहीं करवा सकते। तो हिंदुस्तान दूर से बेहतर है कई मामलों में। तो ये जो बर्बर देश है, एक तरह से कहा जाए सपनों के बीच में, वहां भी 9/11 होता है, ट्विन टावर पर अटैक होता है, 2000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तो अगर अनुपात 58/2000 बनता है, तो 2000 पता कितना बनना चाहिए? कितने लोगों को मुसलमान होने की वजह से या साउथ एशियन होने की वजह से मारा जाना चाहिए था, या इजिप्शियन होने की वजह से, सऊदी अरेबियन होने की वजह से अमेरिका में मारा जाना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों में से किसी ने हमला आयोजित किया और जिसमें 2000 अमेरिकी मारे और बड़े स्पेक्टाकुलर भी मारे। उनके फाइनेंशियल सेंटर पर हमले में मारे गए, उनके जो सबसे धनी लोग जहां काम करते हैं वहां अटैक करके मारे गए। कितना उत्पाद होना चाहिए था पूरे अमेरिका में? कितना हुआ? हम अमेरिका की साम्राज्यवादी आलोचना करें वो वाजिब है, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हम समाज की बात कर रहे हैं। हमारा समाज ऐसा है कि अनुपात 58/2000 बना। 58 का बदला सपोज भी हमने 2000 या 3000 को मार करके लिया, तो 2000 और 3000 को मारे जाने के एवज में कितनों को वहां मारा जाना चाहिए था? 1 या 2 लोग मारे गए, वो भी अमेरिकी ऐसे अनपढ़ ऐसे बेवकूफ होते हैं कि सिखों और मुसलमानों के बीच में फर्क नहीं कर सकते। 2 सिखों को मारा। बुश जिसने उसका फायदा उठाकर पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही की शुरुआत की, इराक पर हमला किया, अफगानिस्तान पर किया पहले, चलो वो भी डिफेंसिबल तो नहीं है, लेकिन तर्क ये बनता था कि अफगानिस्तान का कायदा जो है शरीफ था। 9/11 का टाइम अफगानिस्तान में हमला किया, लेकिन इराक पर हमले की कोई वजह नहीं। सब मानते हैं कि कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था। इराक पर हमला किया, उस बुश ने भी
ऐसे दैत्य राष्ट्रपति ने भी अपील की अमेरिकियों से कि कोई उत्पाद नहीं होना चाहिए, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। क्या जो साम्राज्यवादी होने के चलते दुनिया की सबसे बर्बर शक्ति है, उस देश का समाज और हम जो विश्वगुरु हैं, इस देश के समाज में कोई तुलना की जानी चाहिए कि नहीं? समाज में तुलना, हम राज्य की तुलना की बात नहीं कर रहे, समाज में कोई तुलना की जानी चाहिए कि नहीं? मैं ये प्रश्न उठा करके ये दूसरा पॉइंट में यहाँ कंक्लूड करता हूँ, सारा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा, भारत पर। भारत की चर्चा तो मैंने ये दंगों वाली और मानव संहार वाली चर्चा तो मैंने कर दी थी, लेकिन भारत के संदर्भ में हम एक दूसरी बात आपसे छेड़ेंगे, उसका रिश्ता जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस से, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से। भारत में ये जो उभार आया है दक्षिण पंथ का, ये कब आया? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा और थोड़ी देर के लिए हम बहुत पीछे के इतिहास में जाएंगे। अनेक विद्वानों ने यह आर्ग्यू किया है और वो आर्गुमेंट मुझे कन्विंसिंग लगता है, विश्वसनीय लगता है कि भारत एक ऐसी सभ्यता या दक्षिण एशिया सब कॉन्टिनेंट एक ऐसी सभ्यता रहा है जहां पर समाज और राज्य के बीच का अंतर सबसे ज्यादा रहा। यहाँ पर वो तो तुलसीदास ने तो मंत्रा के मुंह से कह पाया, हमारी का हानि चेरी छोड़ न होया रानी। तो वो तो बात दूसरी थी, वो सारी चालबाजी में तो शरीक थी, लेकिन पूछे जाने में कह रही थी कि हमारी का हानि चेरी छोड़ न होया रानी, वो तो चाल कर रही थी। लेकिन भारत की जनता 3000 साल से यही विश्वास करती चली आई कि हमारी का हानि। इसीलिए यहाँ पर जो भी आया आसानी से जीता। हमको तो भाई गौरव प्रसंग चुनने हैं ना, गौरव कैसे मिलेगा? हम तो ये चुनेंगे कि वो भी आया और यूनान विश्व रोम, क्या यूनान विश्व रोमा समृद्ध गए, यहाँ से बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं है हमारी। पता नहीं क्या मतलब था रोमापाल का, किसकी हस्ती मिट गई और किसकी हस्ती बनी हुई। लेकिन चलिए वो कह गए, बहुत सारे लोग ऐसी बातें कहते हैं, हमको इस गौरव की जरूरत है, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने की हमें जरूरत है। लेकिन हुआ क्या? जो भी आया वो ठीक है। यहाँ पर अंग्रेज सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल जो आए वो तो कुछ हजार आए 1757 के आसपास या उससे थोड़ा पहले, और 1757 से अगर प्लासी वाले से लेके 1857 तक आप गिने, 100 साल के अंदर उन्होंने सारे मुल्क पे कब्जा कर लिया। कोई उतनी बड़ी फौज आई वहां से, हम ही उनकी फौज बनी। तो हम 10-5 लड़ने लगे तो हम कहते हैं कि अरे हिंदुस्तानी तो बड़े बहादुर हैं, सारे बाहर वाले शासकों को उखाड़ देते हैं। और हम इस पर कभी गौर ही नहीं करते कि उन्होंने तो हम ही को फौज बना करके हम ही को गुलाम बना दिया, हम ही फौज बने उनकी और हम ही उनके गुलाम बने। अगर राज्य, शासन व्यवस्था और जनता, समाज, सामाजिक जीवन के बीच में अंतर नहीं होता तो किसी भी बाहरी आक्रामक के लिए इतनी आसानी से इतने समृद्ध और इतने बड़े विभाग को और इतनी बड़ी जनसंख्या को जीतना इतना आसान कैसे होगा? दूसरी बात इस पर गौर करें, जो भी शासक आए बाहर से, और उसका कोई दो राय नहीं कि बाहर से शासक आए, इंक्लूडिंग हो सकता है आर्य भी, जिन्हें आर्य कहा जाता है। बहुत सारे लोग अब साबित करेंगे नहीं आर्य तो हमेशा से यहीं से थे, लेकिन हो सकता है वो भी बाहर से आए। लेकिन उतनी पुरानी बात छोड़ दी, बाहर वाले जितने भी आए 10वीं सदी के आसपास से मुस्लिम आक्रांता आने लगे, सभी शासकों ने, बाहर के शासकों ने ये सीख निकाली, देर सवेर गिरते पड़ते ये नतीजा निकाला कि यहाँ की सामाजिक संरचना में दखल मत दो, जैसी है वैसी रहने दो। अगर कुछ भी करोगे, उनको हटा लो, टैक्स ले दो, गरीब रहेंगे, भूखों मरेंगे और फिर भी टैक्स देंगे,
लेकिन जैसे ही उनकी सामाजिक, उनके धर्म और सामाजिक आचरण में कोई फर्क डालोगे कि भाई तुम ये बच्चों का ब्याह करते हो ये ठीक है, और हम राजा हैं तो हम अब कानून बनाते हैं कि बच्चों का ब्याह नहीं होता, उत्पाद हो जाता सारे देश में आग लग जाती। आर्थिक कानून से आग नहीं लगती, सामाजिक सांस्कृतिक कानून से यहाँ आग लग जाती। ये सीख हर शासक ने निकाला और हर शासक इस नतीजे पे पहुंचा कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पारंपरिक तौर पर ये जैसे हैं वैसा इनको रहने दो। और यहाँ की पद्धति ये थी कि यहाँ की मान्यता ये थी, यहाँ की मानसिकता ये थी, यहाँ की संस्कृति ये थी, यहाँ का लोक जीवन ये था कि जब तक उसमें हस्तक्षेप नहीं है तब तक राजा का काम है राज करना, राजा राज करे, कोई हमें का हानि, वो मुसलमान हो चाहे अंग्रेज हो। ये मोटे तौर पर हम मोटी भाषा में कह रहे हैं, लेकिन काफी विद्वत्तापूर्ण ढंग से इसको विद्वानों ने स्थापित किया। यानी भारत की जनता मोटे तौर पर हजारों साल तक गैर राजनीतिक जनता थी। मार्क्स ने एक प्रसंग में, एक अखबारी लेख में एक बात कह दिया कि इन लोगों के पास इतिहास नहीं, बड़ा जटिल साइज से उनकी पोजीशन थी मार्क्स की। वो कहते थे कि ब्रिटिशर्स जो यहाँ कर रहे हैं, जो उपनिवेशवादी यहाँ पर जो कर रहे हैं वो क्राइम है। सीधे सीधे उन्होंने उसको अपराध का नाम दिया कि अंग्रेज भारत में अपराध कर रहे हैं। और दूसरे सांस में उन्होंने कहा कि अंग्रेज भारत में सामाजिक क्रांति का रास्ता खोले। मैं मानता हूं दोनों बातें सच। हम लोग अंग्रेज भारत में अपराध करते हैं, कर रहे थे, ये वाला तो याद रखते हैं, लेकिन अंग्रेज भारत में सामाजिक क्रांति का रास्ता खोल रहे थे, ये हम में से कुछ लोग याद रखते हैं। कौन लोग हैं वो लोग याद रखते हैं? ज्योतिबा फुले, उन्होंने याद रखा। सीधे सीधे उन्होंने कहा 1857 के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि अंग्रेज जीत गए। अगर यहाँ के ब्राह्मण जीते होते, राजपूत जीते होते, पेशवा जीते होते तो हमारी हालत तो और होती। और सामाजिक परिवर्तन का रास्ता, दरवाजा नहीं खुलता। उन्होंने ये कहा। और इस तरह का अप्रोच बाद के भी बहुत सारे नायकों और विचारकों ने लिया, इंक्लूडिंग अम्बेडकर को सैलरी मैन। अम्बेडकर का ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की उनकी जो आलोचना थी वो कांग्रेस वाली आलोचना नहीं थी, केवल कांग्रेस वाली ऊपर राष्ट्रवादी आलोचना नहीं थी, क्योंकि वो सामाजिक पक्ष पर भी जोर देते थे। और हमारा समाज जाति व्यवस्था वाला समाज, ब्राह्मणिकल सोसाइटी, और तो कोई खास ढंग से पितृसत्ता के अंदर दबा के रखने वाली सोसाइटी, सड़ा हुआ समाज रहा है। और ऊपर से ये राजनीति से जो इतिहास को गति देने वाली शक्ति, वही समाज तेजी से बदल सकता है जहां सक्रिय राजनीति जनता के बीच होती हो और जनता के द्वारा होती। तो मार्क्स का कहना बहुत गलत नहीं था कि इन लोगों के पास इतिहास नहीं। उससे उनका मतलब था कि यहाँ पर तेजी से राजनीति के द्वारा छेड़ी गई गति यहाँ पर नहीं, राजनीति के द्वारा दी गई जिसका राजनीतिक ड्राइविंग फोर्स है, प्रोपेलेंट है, इंजन है, वैसी गति यहाँ के इतिहास में नहीं है। उसी को उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास इतिहास नहीं है। कब होता है ये? पहली बार ये संयोग कब बैठता है? जनता और राजनीति का संयोग कब बैठता है? पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में बैठता है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के भी पहले के चरणों में नहीं बैठता। गांधी के आने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा, इस देश ने राष्ट्रपिता कहा, अब कुछ लोग उनको चतुर्बनिया कहते हैं। उस मोहनदास करमचंद गांधी ने पहली बार इस जनता को एक राजनीतिक लड़ाई में संलग्न किया। जिस भाषा से और जिस स्ट्रैटेजी से उन्होंने नाथा जनता की, उस पर मेरा एतराज, प्रगतिशीलों का एतराज।
ये, लेकिन हमें ये भी तो गौर करना पड़ेगा कि क्या कोई और तरीका था नाजने का? क्या नाजने का उनका तरीका था? धर्म का तरीका, धर्म और राजनीति को मिलाने का तरीका। धर्म और राजनीति को मिलाने का तरीका हिंदुस्तान में उस रूप में नहीं लागू हुआ था पहले, इसलिए नहीं कि यहाँ सेक्युलरिज्म था, इसलिए कि यहाँ राजनीति जनता तक पहुंची ही नहीं। यहाँ दूसरा पक्ष, दूसरी जगहों पर जहां राजनीति थी वहां लोगों ने प्रयास करके धर्म को राजनीति से जोड़ा, जैसे कि इस्लामिक देशों में और इस्लाम की बनावट में राजनीति बनी हुई, शुरू से लगी हुई थी। और मैं इसको बुरी बात नहीं मानता। लोग, दूसरे प्रकार के लोग जो हैं वो कहते हैं कि इस्लाम तो तलवार के बल पर फैलता है। कौन सा धर्म जो है प्रीच करने से फैलता है? कोई धर्म प्रीच करने से नहीं फैला है। हमने तो बौद्ध धर्म हमारा यहाँ हमारे पास में पैदा हुआ या हमारे यहाँ ही पैदा हुआ और हमने बौद्धों का सफाया कर दिया, चारवाकों का सफाया कर दिया। ज्यादातर पहले वाले हिंदू धर्म के संगठित होने से पहले वाले धर्मों का और परंपराओं का सफाया कर दिया। कौन सा धर्म तलवार के बल पर नहीं फैलता? और क्या क्रिश्चियंस आपस में 30 साल तक प्रथम विश्व युद्ध से पहले का सबसे भीषण, सबसे खूनी धर्म युद्ध नहीं हुआ था क्रिश्चियंस के बीच में आपस में 1618 से लेकर 1648 के बीच में पूरे यूरोप में? प्रोटेस्टेंट जब क्रिश्चियन धर्म टूटा तो हिस्से में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में तो लड़ाई वहां नहीं चली थी। सारे धर्म तलवार के बल पर ही फैले, किसी एक धर्म की ये मोनोपोली नहीं। लेकिन हम दूसरे पक्ष पे बोल रहे हैं कि वहां धर्म और राजनीति मिला हुआ तो बनावट नहीं था। यहाँ धर्म और राजनीति अलग था क्योंकि राजनीति अनुपस्थित थी। राजनीति जब आई एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के रूप में तो गांधी ने इस गैर राजनीतिक जनता को राजनीतिक बनाने का धर्म का तरीका अपनाया। वो महात्मा बने। आजकल का वो 3D वाला प्रोजेक्शन तो है कि एक महानायक बैठे हुए हैं कहीं पर और उसका 3D अवतार हो जाता है किसी इलेक्शन रैली में, आजकल होने लगा है। तो ये वाला मैसेजिंग सिस्टम तो नहीं था गांधी के पास। गांधी को अपने ढंग से मैसेज पहुंचाना था और गांधी का मैसेज पहुंचाने का ढंग था कि भारत की जनता आत्मनिर्भर है तो मैं भी आत्मनिर्भर रहूं, और जैसे ही भारत की जनता आत्मनिर्भर है तो मैं भी आत्मनिर्भर रहूंगा। वैसे ही महात्मा का कोरस पूरे देश में होने लगा क्योंकि महात्मा भी आत्मनिर्भर रहते हैं। तो ये सिंबल, ये मैसेजिंग का तरीका अद्भुत जीनियस थे गांधी इस मामले में। उन्होंने पहुंचाया और माना था भारत की जनता। पहली बार भारत के पूरे इतिहास में बड़े पैमाने पर जनता एक राजनीतिक प्रोजेक्ट में जुड़ी, और वो जुड़ी तो धर्म की भाषा के जरिए। धर्म की भाषा ने उसमें एक बड़ा रोल प्ले किया। दूसरी भाषाएं भी चल रही थी, मॉडर्निस्टों की, आधुनिकतावादियों की भाषाएं, नेहरू की और कम्युनिस्टों की भाषाएं भी चल रही थी, लेकिन जिस भाषा से जुड़ी पूरे भारत की जनता वो धर्म की भाषा थी और वो धर्म का मैसेज। आजादी मिलती है और उसके बाद फिर डीलिंकिंग हो जाता है। डीलिंकिंग मतलब राजनीति और जनता का डीलिंकिंग होता है। वैसे कहने को कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, चुनाव की शुरुआत होती है। पहले चुनाव में आप जानते ही होंगे, पहले चुनाव में कांग्रेस को तो जीतना ही था। कांग्रेस जो उसकी हेजेमनी थी, उसने आजादी दिलवाई थी, वो गांधी बाबा और नेहरू चाचा की पार्टी थी, तो उसको तो जीतना ही था। कौन ऑपोजिशन था पहले पार्लियामेंट में? कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सबसे ज्यादा, कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा लोग जीते थे। यानी दूसरी, और कम्युनिस्ट क्यों जीते थे? इसलिए नहीं कि सांस्कृतिक तौर पर कम्युनिस्ट स्वीकार्य है। ये होते तो क्या कहना था, हम लोग का रोना ये थोड़े होता है। सांस्कृतिक तौर पर हम भारत को स्वीकार्य होते तो हमारी ये दुर्गत न हो जो दुर्गत है, और को ये कहने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए कि हमारी दुर्गत हुई। तो कम्युनिस्ट इसलिए जीते थे क्योंकि वो लड़ रहे थे अन्य मुद्दों पर, जनता के बीच में थे। वो तेलंगाना, वो किसान सभाएं, वो ट्रेड यूनियंस, वो छात्रों के बीच काम करना वगैरह अन्य कारणों से। और कांग्रेस ऑटोमेटिक जीती। कांग्रेस प्रचार करके नहीं जीती। कांग्रेस को प्रचार करने की जरूरत नहीं। मैं
1950 में और 60 में मेरा बचपन मेरे गांव में बिहार में बीता। मुझे याद है हम लोग यहाँ तो गांव का जो भी उच्च जाति का संरचना होता था तो वोट करवा देता था। ज्यादातर लोग तो वोट डालने जाते ही नहीं और सब वोट कांग्रेस को पाते। तो कांग्रेस कोई प्रचार करके और गांधी और नेहरू की वैचारिक स्वीकार्यता के आधार पर या राजनीतिक वर्चस्व के आधार पर कांग्रेस नहीं जीती थी। गांधी बाबा के महात्मा होने की वजह से, कांग्रेस पार्टी का आजादी का लीडर होने की, आजादी के आंदोलन का लीडर होने की वजह से, किसी भी दूसरे पॉलिटिकल फोर्स के सामने न होने की वजह से वो जीती थी। यानी कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जबरदस्त प्रतियोगिता वाली चुनावी राजनीति की शुरुआत नेहरू के पीरियड में नहीं हुई और उसको आप विगरस डेमोक्रेसी, विगरस यानी मजबूत जीवंत प्रगाढ़ लोकतंत्र आप नहीं कह सकते नेहरू के पीरियड। हम ये भी उसमें जोड़ देंगे कि शुक्र है कि नहीं, शुक्र है कि वो डेमोक्रेसी रियल नहीं थी, शुक्र है कि वो डेमोक्रेसी विगरस नहीं थी, क्योंकि वो आज की विगरस डेमोक्रेसी होती तो ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पास होता और तब आज जो फोर्सेज जीत रही हैं उससे भी खराब फोर्सेज जीतती अगर विगरस डेमोक्रेसी होती। कब विगरस डेमोक्रेसी की थोड़ी थोड़ी शुरुआत होती है भारत में? संविधान सरकारों के साथ। आप जानते हैं संयुक्त विधायक की सरकार में कांग्रेस का वर्चस्व घटता है, लंबी कथा है, हम समय आपको ज्यादा नहीं लेंगे। वो घटता है धीरे धीरे। ये लोहियावादी, नरेंद्र देववादी, जाट मध्य जातियों में आधारवादी, कांग्रेस को चुनौती देने वाली ऐसी पार्टियां पैदा होती हैं। उतार चढ़ाव आते हैं, जल्दी जल्दी फॉर्चून बदलते हैं। कांग्रेस टूटती है, इंदिरा गांधी को गुड़िया कहा जाता है, 71 की लड़ाई होती है, पाकिस्तान टूटता है और भारतीय के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी? पाकिस्तान टूट जाए तो भारतीय इंदिरा गांधी को दुर्गा बना देता है। वो दुर्गा का रूप हो जाती है क्योंकि वो पाकिस्तान टूट जाता है। उसके अनेक कारण थे, आज उसको नहीं जाएंगे। और फिर चलती है इंदिरा गांधी, देवी हो जाती है, दुर्गा हो जाती है और अचानक इमरजेंसी वाली हालत आ जाती है। एक मुकदमा लग जाता है उनके चुनाव पर राजनारायण के द्वारा और वो तकनीकी सा दिखने वाला सवाल जो एक के बाद एक राजनीतिक मोबिलाइजेशन का मसला बन जाता है। इमरजेंसी ऊपर से लगा देती है, वो गलती करती है और फिर अब हो सकता है बाद में वो सोचती हूँ कि इमरजेंसी छोड़ करके भी उन्होंने गलती की। छोड़ती हैं, बुरी तरह हारती हैं। जो लोग उनको हरा करके आते हैं और जो लोग टोटल रिवोल्यूशन करते हैं, एक इलेक्शन जीत करके संपूर्ण क्रांति करते हैं, 2.5 साल में इंदिरा गांधी वापस आ जाती है। हम सोचते हैं हमारे यहाँ ऐसे ही उछाल आते हैं। दिल्ली में एक उछाल आया था 2-3 साल पहले, ऐसे ही उछाल आता है। हमारे यहाँ टोटल क्रांति से नीचे तो होता ही नहीं। तो वो उथल के बाद 80 के दशक में 2 आंदोलनों की नींव पड़ी, एक मंडल आंदोलन और एक मंदिर आंदोलन। दोनों का एक दूसरे से संबंध हुई, भले अलग अलग दिखते हो, तकनीकी कारणों से शुरू हुए हों। देवीलाल की बड़ी सी सभा होने वाली है, देवीलाल ने तय कर लिया है कि तोड़ देंगे पार्टी जनता दल, जनता दल और वो जो है वो मंडल लागू करते थे एक शाम पहले। देवीलाल की सभा से एक शाम पहले मंडल लागू कर देते थे। तो मंडल कैसे आया, कितना आंदोलन से आया, कितना राजनीतिक चालबाजी से आया, ये भी आप जानते हैं। और फिर उसके बाद ये मंदिर वाला मोबिलाइजेशन शुरू होता है 1990 में लालू प्रसाद यादव के द्वारा, माफ कीजिएगा, सारे मीडिया में सभी लोगों को श्रीमान महोदय वगैरह वगैरह लगा के कहा जाता है और उनको लालू कहा जाता है। उनको मीडिया से आदत पड़ जाती है। लालू प्रसाद यादव के द्वारा रोका जाता है आगमनी का रथ बिहार में वगैरह वगैरह, वो सारा आप जानते हैं। 6 दिसंबर 1992 को क्या होता है ये भी आप जानते हैं। उसके बाद जो दल के होते हैं वो भी आप जानते हैं। और इस तरह से कि ये वर्चस्व में चढ़ने की शुरुआत करते हैं।
और उस समय आकर के भारत में आप कहेंगे 1990 तक आकर के राजीव गांधी के जाने के बाद भारत में विगरस कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की शुरुआत। और जब विगरस कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की शुरुआत होगी तो ये लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है ये क्या करेगा, जब बराबर की शक्तियां गंभीर प्रतियोगिता में जनता के पास जाएंगी और कहेंगी कि हमें वरो या हमें चुनो, और ये कोई न पॉलिसी की चर्चा होगी, न समाज की चर्चा होगी, न विचारधारा की चर्चा होगी, तो जनता किस हिसाब से चुनेगी, जो उसको अच्छा लगेगा उसके हिसाब से चुनेगी। और जनता को अच्छा क्या लगेगा, जनता को वो अच्छा लगेगा जो आजकल हो रहा है। ये मेरी प्रस्तावना है। उसमें बहुत सारे, आप जानते हैं ये जटिल विषय है, बहुत सारी चीजें हो रही है। अगर आडवाणी ना होते, रथ यात्रा ना होती, ट्रॉफिक मस्जिद न टूटा होता, ये डिटरमिनिस्टिक थियरी नहीं है कि ऐसा होना ही था, ये मैं नहीं कह रहा। बहुत कुछ भिन्न हो सकता है, लेकिन इस मोटी बात को भी नजरअंदाज मत कीजिए कि जनता के पास जो लोग जाते हैं वो जनता को बदलने की कोशिश के साथ नहीं जाते। जनता कैसी है उसके हिसाब से ही, उसके मुताबिक ही उसको रिझाने के लिए जाते हैं। ये लोकतंत्र की इस प्रक्रिया का और चुनावी जबरदस्त प्रतियोगी चुनाव वाली लोकतंत्र की प्रक्रिया का, जहां लड़ना और जीतना नेहरू वाले जमाने में पहले से तय नहीं है, वहां पर जनता को रिझाना पड़ेगा। और जनता को रिझाना और जनता जैसी है उसके मुताबिक बोलना, जनता के अंदर जो विभाजन पड़े हुए हैं उन विभाजनों को उकसाना, और स्पेशली एक ऐसे देश में जहां क्लासिकल मॉडल पॉसिबल है। क्लासिकल मॉडल क्या, कि एक ऐसी माइनॉरिटी होनी चाहिए जो बहुत छोटी ना हो, 2% ना हो। 2% होगा तो भी दुश्मन नहीं साबित की जा सकती, उतना असर नहीं पड़ेगा। और 40% भी ना हो, 35% भी ना हो, क्योंकि 35 और 40% को भी तो मुश्किल हो जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा वर्चस्व आप कायम करना चाहते हैं मेजॉरिटी का, वैसा वर्चस्व 35 और 40% माइनॉरिटी हो, तो वैसा वर्चस्व आप चाहे जो भी करते नहीं कायम, उस तरह का मेजॉरिटेरियन फासिज्म 35-40% माइनॉरिटी हो तो नहीं। उसके लिए ये वाली तादाद बहुत अच्छी है, 14-15 बहुत अच्छा है। 14-15 को दुश्मन दिखाया भी जा सकता है, क्योंकि हर किसी को अपने जीवन में कोई मुसलमान दिखाई पड़ता है और वो दूसरे ढंग से पूजा करता है, दूसरे ढंग से खाता है, उसका खुंदक हम व्यक्तिगत तौर पर भी अकेले में पालते रहते हैं। और जैसे ही कोई वहां से पलपिट से या 3D में अवतरित होकर के कहेगा कि ये क्या है, इनका तो हमारा फार्मूला है, हमको हमारे 2, इनका फार्मूला है हम 5 हमारे 25। आप जानते हैं किसने कहा, हमें 5 हमारा 25, मोदी जी ने। तो यस, तो अब ऐसा प्रधानमंत्री बनता है। किसी ने कैलकुलेट किया है कि कितने मुसलमानों के पास 4 पत्नियां, 5 समझते हैं ना, एक मैं, 5, 4 मेरी पत्नियां और 25 मेरे बच्चे, कितने लोगों के पास 4 पत्नियां हैं और कितने लोगों के पास प्रति पत्नी 6.25 बच्चे हैं। 25/4 6.25 होता है। तो ये तो किसी ने कैलकुलेट किया नहीं, लेकिन कह दिया हमें 5 हमारा 25, आग लग गई। दुश्मन सामने है, दुश्मन जो है वो मुसलमान है, और ज्यादा कुछ देश के पैमाने पर करना पड़ा तो पाकिस्तान है। तो मुसलमान और पाकिस्तान एक होता गया, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात होने लगी, और जो कोई भी सेंसिबल बात हमारी आम की तरह करे उसको पाकिस्तान भेजने की बात होने लगी। और ये कैसे उनके कहने से होने लगा, उनके कहने से होने लगता, तब तो हम भी कुछ कहते और हमारे कहने से भी कुछ होता, तो हमारे कहने से क्यों नहीं होता है और उनके कहने से क्यों हो जाता है। मैं इस प्रश्न पर को रेखांकित करना चाहता हूं, क्यों हमारा मैसेज नहीं जाता है जनता के पास और क्यों उनका मैसेज जाता है जनता के पास। आज की शाम में इसको रेखांकित करना चाहता हूं, चाहे आप मुझे निराशावादी कहें, चाहे आप अतिरेकी कहें, लेकिन ये वाला प्रश्न, ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट है, इस पर हमारी निगाह नहीं जाती। ये देश तो कृष्ण और कौरवों पांडवों का देश है, यहाँ कोई चीज सच या झूठ नहीं होती,
यहाँ इंसाफ और नाइंसाफ नहीं होता। यहाँ एक पक्ष लड़ाई युद्ध होने वाला हो किसी बात पर, एक पक्ष सही होगा दूसरा पक्ष गलत होगा, दोनों पक्ष के लीडर्स कृष्ण भगवान के पास पहुंचेंगे उनका समर्थन मांगने के लिए। वो सोते से जागेंगे, पैर की तरफ जो बैठा होगा उसको पहले फायदा कर देंगे, उसको कह देंगे कि सेना दे दो। तब तक नजर पड़ेगी कि बगल में भी तो बैठा हुआ है और वो बैठा हुआ है जिससे दूसरे वाली लड़ाई होने वाली है, तो ये बैठा हुआ है उसको मुश्किल है, तो एक को खुद को दे देते हैं, दूसरे को सारी सेना दे देते हैं और अपने सारे जादू मंत्र का सारा विक्रम करते हैं, दिन को रात कर देते हैं किसी को मरवाने के लिए। दिन को रात कर देते हैं, अपनी ही सेना मरवाते हैं, मरवाया ही होगा ना, अपनी सेना तभी तो हारे होते कौरव, अपनी ही सेना मरवाते हैं। सच और झूठ तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है, सच और झूठ रिलेटिव है। हम अब लोग आज पोस्ट मॉडर्निस्ट हुए हैं, रिलेटिव मॉरल रिलेटिविज्म की बात करते हैं। हम तो हमेशा से पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, हम हमेशा से मॉरल रिलेटिविस्ट थे, हम हमेशा से सच और झूठ में मौके के मुताबिक जुदाई करते थे, ये भी सच है वो भी सच है, ये भी झूठ है वो भी झूठ है। लेकिन हम लोगों को मुगालते नहीं रहना चाहिए। अगर हम और संघ परिवार, हम हमें लेफ्ट, सारा लेफ्ट और संघ परिवार एक साथ जनता जनार्दन के पास पहुंचे, वो चाहे सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, वो कुछ हमको नहीं देने वाले। जनता जनार्दन हमें कुछ नहीं देने वाले हैं, वो अपने को भी संघ परिवार को देंगे और सेना को भी संघ परिवार को। ये कड़वी सच्चाई, ये हमारे समाज की हकीकत है, ये वामपंथ का ब्लाइंड स्पॉट है, ये वामपंथ को दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग भी संघ परिवार ज्वाइन करें तो जनता उठाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हम लोग घर बैठ जाए डर जाए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसकी किसी भी गहरी राजनीति की तैयारी सच्चाई से होती है, हकीकत से होती है, मुगालते से नहीं होती। आप मुगालता पालेंगे कि अगर कम्युनिस्ट पार्टियां आज एक हो जाएं, अगर आज हम सब लोगों को अकल आ जाए तो हम जग जीत लेंगे, ये मुगालता है। इसके लिए हमें तैयारी के लिए संलग्न होना पड़ेगा, हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी से हमारा क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि अरे कम्युनिस्टों ने जनता के पास जाना छोड़ दिया और इसीलिए वो किया है। जो कहते हैं वो तो पता नहीं जनता के पास गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन कम्युनिस्ट तो जनता के बीच ही रहे हैं और जनता से ही पिटते रहे हैं। जनता के बीच रहते हैं तो जनता से पिटते क्यों, कैसे? जनता के बीच ही, जनता के लिए ही लड़े हैं। अच्छे कम्युनिस्ट, बुरे कम्युनिस्ट जो भी हो, हजार गलतियां आप निकालिए, लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि कम्युनिस्ट जनता के बीच ही रहे। उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाया, वर्किंग क्लास ने हमारे बनाने से ट्रेड यूनियन बनाया, ट्रेड यूनियन में लड़ाई लड़वाई जो भी कह लीजिए, बहुत सारी जीत हासिल हुई। वोट देने का टाइम आया तो हमको वोट नहीं दिया, ट्रेड यूनियन हमसे करवाया और वोट किसी और को दिया। ये हुआ है, अब तो वो भी जमाना चला गया। अब तो ट्रेड यूनियन में सबसे बड़ा उनका है, हमारा नहीं है। भारतीय मजदूर संघ ही सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन। तो हमें क्यों सीख देता हो कि जनता के बीच में जाना? हमसे ज्यादा जनता के बीच में कौन गया है? लेकिन हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जनता हमको पसंद भी करती है, कुछ काम के लिए पसंद करती है। और जिससे झाड़ू लगवाना है उससे खाना थोड़ी पकवाएंगे। ये तो जात वाला समाज है, झाड़ू लगाने वाला खाना थोड़ी पकाता है। तो जनता हमको भी पसंद करती है, हमसे जो करवाना है जनता को, उसके लिए जनता हमको पसंद करती है। हम जनता के बीच में है, जनता हमें पसंद नहीं करती है। लेकिन ये जो राजनीतिक घटनाक्रम चला है, इसमें जनता की बनावट का बहुत बड़ा हिस्सा है। और जब हम तैयारी की बात करते हैं कि तैयारी करो, तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये रटो कि जनता के पास जाना है, जनता के पास जाना है। आप जानते हैं दर्जा 2 में 3 में हम लोग को बिहार के टेक्स्ट बुक में वो किस्सा पढ़ते थे कि किसी पक्षीवादी ने, जैसे पर्यावरणवादी होते हैं वैसे किसी पक्षीवादी ने ये सिखा दिया बहुत सारे तोतों को, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। तोते सीख गए, तोते उड़ा दिए,
जंगल से जा रहा था एक दिन, सैकड़ों तोतों की आवाज सुनाई पड़ी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। बड़ा खुश हुआ, ढूंढने लगा कहाँ से आवाज आ रही है। देखा कि शिकारी की जाल में सैकड़ों तोते फंसे हुए थे और कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। तो जनता के बीच में जाते ही तो ये जो तैयारी से मतलब है अपनी पोजीशन पुख्ता तैयारी, और वामपंथ ने अपनी पोजीशन पुख्ता, वैचारिक पोजीशन पुख्ता नहीं तैयार की। वामपंथ या तो डॉगमे का शिकार है, ऐसा समाजवाद परोसना चाहता है भविष्य को जो समाजवाद टूट चुका है। उसका एक अर्थ आप ये निकालें कि समाजवाद भी टूट गया, कभी बनेगा नहीं, तो ये गलत अर्थ है। और दूसरा अर्थ निकालें कि वही समाजवाद हम जिद पालेंगे, वही वाला समाजवाद फिर से बनाएंगे, तो ये दूसरी बराबर की गलती है। समाजवाद बनेगा, समाजवाद के बिना मानव जाति का आगे का इतिहास बहेगा नहीं, लेकिन वो समाजवाद नहीं होगा जो 19वीं सदी का समाजवाद था, जो पिछड़े हुए देशों का, गैर पूंजीवादी देशों का, आकस्मिक घटनाओं में पैदा हुआ जीती गई लड़ाइयों का, विश्व युद्धों के बीच में जीती गई लड़ाइयों का, और नॉन कैपिटलिस्ट फ्यूडल मोनार्किकल सोसाइटीज में बना हुआ समाजवाद, जो आकस्मिक परिस्थितियों का, आपातकालीन परिस्थितियों का समाजवाद था, वो समाजवाद का मॉडल नहीं हो सकता। और उस राजनीति से और उस समाजवाद के प्रपोजल से हम पूंजीवाद जो लोक स्वीकार है, पूंजीवाद की सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि उसको लोक स्वीकार्यता हासिल है। बहुत पुराने जमाने में राजाओं को धार्मिक कारणों से लोक स्वीकार्यता हासिल होती थी, लेकिन वो लोक स्वीकार्यता आज से 500 साल पहले टूटना शुरू हो गई यूरोप में और बाद में दूसरी जगहों पर भी। राजाओं को वो लोक स्वीकार्यता, सामंतवाद को वो लोक स्वीकार्यता हासिल नहीं थी जो लोक स्वीकार्यता पूंजीवाद को हासिल है। और किसी ऐसी व्यवस्था से आपको लड़ना हो जिसको लोक स्वीकार्यता हासिल हो, तो वो लड़ाई आप उसी अंदाज में नहीं लड़ सकते जो किसी आतताई राजा को हराने के लिए आपने जो रणनीति अपनाई थी, या किसी विदेशी शासक को भगाने के लिए आपने जो रणनीति अपनाई थी। ये आज तक कोई भी क्रांति पूंजीवाद के विरुद्ध और पूंजीवादी लोकतंत्र वाले देश में एक भी क्रांति नहीं, एक भी क्रांतियां वैसे ही बहुत कम होती है, और एक भी क्रांति पूंजीवाद के, सीधे पूंजीवाद के विरुद्ध आज तक नहीं हुई। ये बिल्कुल नया चरण है इतिहास का। इसके लिए वामपंथ को नए सिरे से तैयार करना, और इसके लिए आप तुरंत इसको मास पॉलिटिक्स में तब्दील करना चाहोगे, नहीं हो पाएगा, घसीट लिए जाओगे। तो मास पॉलिटिक्स भी करो, मास पॉलिटिक्स भी तो आप गलत करते हैं। जो मास पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, यूपीए से निकलने की क्या जरूरत है? नहीं निकले होते यूपीए से तो शायद एक दिन न देखने को, उसी से शुरू हुआ यूपीए से निकलना, प्रगतिशीलों और वामपंथियों के द्वारा यूपीए को गाली देना, दुश्मन ठहराना, बड़ा दुश्मन ठहराना, वैश्विक मंदी का आना, शासक वर्गों का संकट में फंसना, उनके बीच की प्रतियोगिता का फिर तेज होना, और उसी बीच में इंडिया अगेंस्ट करप्शन, संघ परिवार की तैयारी, अन्ना हजारे साहब जो अब चुप हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं सुनाई देता, तो वो सारे लोग रुके हुए दिल्ली में, ये सारा होता है। और उसमें वो जमीन तैयार होती है, अन्ना हजारे केजरीवाल उसमें सब शरीक थे, लेकिन हम लेफ्टिस्ट भी तो शरीक थे, हम ही ने तो वो बीज बोया यूपीए से निकल करके। तो जहां आप क्रांतिकारी राजनीति को और डे टू डे इलेक्टोरल राजनीति के घालमेल क्यों पकाते हैं? डे टू डे इलेक्टोरल राजनीति में आप क्रांतिकारिता क्यों दिखाते हो? डे टू डे आप क्रांतिकारी रोज बरोज की चुनावी राजनीति में मुख्य दुश्मन की पहचान करो और उससे लड़ो, और आदर्श क्या कहेंगे आदर्श सहयोगी मत तलाशो, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वहां वो करते नहीं, प्रैक्टिकल राजनीति करना भी नहीं आता, और क्रांतिकारी राजनीति तो ज्यादातर लोगों ने छोड़ ही दिया, कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। कहने को कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन सोशलिज्म की क्या तैयारी कर रहे हैं, पार्टी क्या बना रहे हैं, कौन सा मार्क्सवाद सिखा रहे हैं, कौन सा क्रांतिकारी जन संगठन बना रहे हैं, सारा तो केवल इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। तो ये जो दशा पैदा हो गई है, इससे अगर आप निकलना चाहोगे
तत्काल इसको मास पॉलिटिक्स भी करो, लेकिन मास पॉलिटिक्स का उद्देश्य कुछ और है। मास पॉलिटिक्स का तात्कालिक आज की मास पॉलिटिक्स से क्रांति नहीं होने वाली, समाजवाद नहीं आने वाला। आज की तात्कालिक मास कम्युनिस्टों की मास पॉलिटिक्स का योगदान होना चाहिए फासिज्म को रोकने में, हिंदुत्व को रोकने में, अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस को पावर में आने से रोकने में, ये होना चाहिए। ये क्लैरिटी रही नहीं। और असली काम तो हमारा था क्रांति की तैयारी वाला काम, वो छोड़ दिया था। हमें ये दोनों काम उठाने पड़ेंगे, तैयारी से हमारा गेम, और ये मास पॉपुलैरिटी गेन करने वाला काम नहीं है। जिन लोगों को ये बात समझ में आती है वो तो आपस में लड़ नहीं पाते, वो साथ बैठ ही नहीं सकते। अगर सारे लोगों को पार्टियां मान दिया जाए तो 36 तो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी, वो साथ बैठ ही नहीं सकते। और कहते हैं अकेले अकेले मासिक के पास जाने की, दुर्योधन और युधिष्ठिर के पास तो फिर भी कुछ था कृष्ण के पास जाने की। अकेले अकेले मासिक के पास जाते हैं, उनके मुंह में जीरा कोई सुनता है हमारी। और जिन लोगों के बीच में सुना जा सकता है, भारत में वामपंथियों की संख्या दुनिया में सबसे बड़ी है। चीन को मैं छोड़ देता हूँ, मुझे क्लियर नहीं है कि वामपंथी कहें कि ना कहें, क्योंकि पार्टी तो सबसे बड़ी है, लेकिन कम्युनिस्ट है नहीं, ये अलग से बहस का विषय है। भारत में वामपंथियों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन भारत में वामपंथियों की दुर्दशा भी सबसे ज्यादा है। और इस सब इकट्ठे हो जाए, और किस बात पर इकट्ठे हो गया? गले मिलने से थोड़ा कोई इकट्ठा होता है राजनीतिक को, गले मिलने से नहीं इकट्ठा होता। दो जनरल सेक्रेटरी तय कर लें कि अब सीपीआई सीपीएम का विलय हो जाएगा, तो कुछ विलय नहीं होगा। कादर आपस में लड़ते फिरते ही जिंदगी बिताई है, कैसे गले मिले? सबको तो यही सिखाया गया है कि उनका कादर संशोधनवादी है, हमारा कादर ये, वो इस वाले मास मूवमेंट में आते हैं तो तोड़ने के लिए आए हैं मास मूवमेंट। हमको तो यही सिखाया जाता है कि कोई चीज हम ज्वाइंटली कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरी पार्टी वाले जो वामपंथी हैं वो आंदोलन तोड़ने के लिए आते हैं, केवल हम ही हैं जो आंदोलन बनाने के लिए जाते हैं। ये तो हमारी पद्धति है। जिसके बीच में एका होना चाहिए उसके बीच में आप राजनीति करने को तैयार नहीं, उसके बीच में वैचारिक करने को तैयार नहीं है। आप 10,000 इकट्ठा कीजिए, दिखाई पड़ने लगे। वैसे वैचारिक तौर पर सन्नद्ध समर्पित कार्यकर्ता जिनको सारी दुर्दशा के बावजूद भविष्य पर उम्मीद, वामपंथ के भविष्य पर उम्मीद, 10,000 इकट्ठा कर दीजिए, दिखाई पड़ने लगे कि 10 लाख में, यहाँ पर 10 लाख से भी ज्यादा है, तरह तरह के वामपंथी पार्टियों वाले और गैर पार्टियों वाले। 10 लाख में से 10,000 कितना हुआ? 1% हुआ। 1% इकट्ठा कर दीजिए, दिखाई पड़ने लगेगी। लेकिन वैसे वाले इकट्ठा होने चाहिए जो समझदार हो, सन्नद्ध हो, भविष्य में जिनकी आस्था हो और जिनकी पूरी वैचारिक तैयारी हो। डॉगमेटिस्ट और पॉपुलिस्ट वामपंथियों से काम नहीं चलेगा, और सारा वामपंथ इस दो पैर पे चल रहा है, डॉगमा और पॉपुलिज्म। या तो लोगों को रिझाने वाली बात है, या तो पुराना सिद्धांत संशोधनवादियों की वजह से समाजवाद टूट गया, वरना तो हम जग जीत लेते। तो संशोधनवादी भाई क्यों पैदा हो जाते हैं? क्यों हमारे जो दुश्मन हमारे बीच से पैदा होते हैं वही जीतते हैं, हम कभी जीतते ही नहीं। जो शुद्ध क्रांतिकारी है वो कभी जीतते ही नहीं, दूसरे ही लोग जीतते हैं। चीन में संशोधनवादियों को कोई चुनौती मिलती है, माओ जैसे बड़े लीडर को चुनौती मिल गई और उनका आंदोलन खत्म हो गया, और संशोधनवादियों को कोई चुनौती नहीं मिली और उसको खैर बिखर ही गए। तो इस पर सोचना पड़ेगा ना कि ये जो हम कहते हैं कि टूटता है संशोधनवादियों की वजह से और बनता है हमारी वजह से, ये कोई तर्क होता है? ये कोई तर्क नहीं होता कि बनता है हमारी वजह से और टूटता है संशोधनवादियों की वजह से। समग्र का विश्लेषण करना, और समग्र का विश्लेषण करने वाली वैचारिक ताकत होनी चाहिए, उसे हम तैयारी कहते हैं। वो 10 लाख और 1 लाख के बीच में होगा, वो 125 करोड़ के बीच में नहीं होगा। वैसे 125 करोड़ के बीच में सीधे सीधे कुछ भी नहीं होगा। बुर्जुआ पार्टियों का भी काम 125 करोड़ के बीच में नहीं होता है, उनकी तैयारी भी चुने हुए पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में होती है, विचार और रणनीति के रूप में होती है और कार्यकर्ताओं के रूप में होती है। तो ये जो तत्काल सोचते हैं कि हम जाएंगे जनता के पास जब जीत लेंगे, ये वैचारिक तैयारी नहीं है। ये वैचारिक तैयारी की जानी चाहिए, और अंत में 2-3 पॉइंट की उस वैचारिक तैयारी के पुख्ता बिंदु क्या होने चाहिए। समाज की बात हो रही है, लोक जीवन की बात हो रही है, लोक जीवन के रास्ते, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा पहुंचाने की बात हो रही है। तो पहले बात ये करनी पड़ेगी कि लोक जीवन में हमारी वैचारिक तैयारी क्या है।
और समय काफी हो गया, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में आपका इशारा करूंगा कि आप ये याद करिए कि मार्क्स और बेरा जासुविच के बीच में पत्र व्यवहार हुआ था 1881 में। बेरा जासुविच एक रशियन क्रांतिकारी थी, प्लेखनोव की साथी थी। उन्होंने लिखा था कि क्या रूस में जहां मीर है, जहां पारंपरिक तौर पर एक कलेक्टिव समूह है, गांव समुदाय है, क्या यह मीर सामुदायिकता का, सोशलिस्ट सामुदायिकता का, कम्युनिस्ट सामुदायिकता का, प्रोग्रेसिव और आधुनिक सामुदायिकता का नमूना हो सकता है? वो ये प्रश्न पूछ रही थी कि क्या रूस जो है सीधे पूंजीवाद से समाजवाद में छलांग लगा सकता है? समाजवाद आधुनिक चीज है, सामंतवाद जो है पूर्वाधुनिक चीज, सामाजिक बनावट वहां की पूर्वाधुनिक। बड़ा लिखा हुआ सब उत्तर मार्क्स में दिया था, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो स्टडी सर्कल वाला विषय हम लोग बात करते हैं पार्टी स्कूल में। लेकिन आज 100 साल बीत जाने के बाद, 125 साल बीत जाने के बाद उत्तर साफ है। उत्तर ये है कि कोई भी पूर्व आधुनिक समुदाय जिसकी जड़ें 1000 साल पुरानी हैं और इसलिए पक्के तौर पर पूर्व आधुनिक है, कोई भी ऐसा पूर्व आधुनिक समुदाय आधुनिक भविष्य का प्रोग्रेसिव समुदाय नहीं बन सकता। यानी आपको आधुनिकता का वर्णन करना पड़ेगा। आप पोस्ट मॉडर्न, उत्तर आधुनिक, सामुदायिकतावादी, पॉपुलिस्ट भाषा बोलना बंद कीजिए। भारत को बड़े संक्रमण से गुजरना है और उस संक्रमण का रास्ता सीधे भारत का लोक जीवन, पूर्व आधुनिक लोक जीवन, समाजवादी लोक जीवन नहीं बन जाएगा। इसको उस रास्ते से गुजरना होगा जिस रास्ते में इंसान को इंसान होने की वजह से किसी भी दूसरे इंसान के बराबर की बराबरी मिले। ये बुद्धवा सिद्धांत है, लेकिन हमारे जैसे समाजों के लिए ये सामाजिक तौर पर क्रांतिकारी सिद्धांत है। इस प्रकार ये पॉइंट नंबर 1, किसी भी प्रकार की पुरानी सामुदायिकता काम नहीं आएगी। व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान देना, व्यक्ति होने की वजह से उसको बराबर के कोई जात रास्ते में नहीं आएगी, कोई परंपरा, कोई धर्म रास्ते में नहीं आएगा। व्यक्ति को वरीयता देने वाला राजतंत्र, व्यक्ति को वरीयता देने वाला संविधान ही हमें स्वीकार्य होगा और वह संविधान हर ऐसे पारंपरिक अधिकार को वीटो करेगा जो समुदाय अपने ही मेंबर के व्यक्ति के अधिकार को छीनता है। ये वाला पोजीशन अगर लेफ्ट ने क्लियरली लिया होता तो आज इस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर थपेड़े नहीं पड़ते। आज इसको अपीजमेंट को लेकर तो कांग्रेस पर पढ़ते हैं कि लेफ्ट पर भी पढ़ते हैं, थपेड़े नहीं पड़ते। हम किसी भी रूप में उसे लड़ने का अधिकार है, हम ये बात मानते हैं, लेकिन उत्पीड़ित समुदाय के साथ खड़े होना और उत्पीड़ित समुदाय के सारे सांस्कृतिक परंपराओं को, धर्मों को ठीक बताना या उसमें हस्तक्षेप, ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। और हमें आधुनिकता का इस तरह से क्लियर कट हमें इसकी पोजीशन लेनी पड़ेगी। दूसरी बात हमें ये करनी पड़ेगी कि हमें समाजवाद का ऐसा अपनी तैयारी के तौर पर, समाजवाद की बात हम मास्टर्स में नहीं ले जा सकते, ये मवालता मत पालिए। समाजवाद अपने लोगों के बीच में, उस 10,000 या उस 10 लाख के बीच में समाजवाद का वो प्रारूप पेश कीजिए जो भविष्य का समाजवाद होगा। वो प्रारूप पर पेश कीजिए जो टूट चुका है, खत्म हो चुका है। तीसरी बात, वामपंथी दो ही चीजों से पहचाने जाते हैं। मैंने तीसरा आधुनिकता वाला जोड़ दिया, हमें लगता है 3 चीजों से पहचाने जानी चाहिए। आधुनिकता से पहचानी जानी चाहिए, क्लियर कट आधुनिक है वामपंथी, कोई पूर्व आधुनिक नहीं, कोई उत्तर आधुनिक। वामपंथी क्लियर कट आधुनिक, व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता के मसले को हमने बुद्धवादी के झोले में डाल दिया है, जबकि मार्क्स को पढ़िए, इवन कैपिटल उठा के पढ़िए, अंत के पेजेस में वो क्लियरली व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। कोई भी समुदाय और कोई भी वर्ग और समुदाय के रूप में कम्युनिज्म के स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। व्यक्ति के रूप में ही आजादी है, उसके लिए समूह के रूप में आज लड़ना पड़ता है। समूह के रूप में लड़ करके आप व्यक्ति के लिए आजादी की भौतिक परिस्थितियां तैयार करते हैं और उन भौतिक परिस्थितियों को तैयार करने का रास्ता समाजवाद से होकर साम्यवाद तक जाता है। व्यक्ति की पूरी आजादी तब मिलेगी जब, जैसा कि मार्क्स ने कहा था, स्वयं राज्य का तिरोहन हो जाए,
स्वयं राज्य विदर्भे कर जाए, जब हमारे जीवन में दखल देने वाली कोई भी ऑर्गेनाइज फोर्स ना हो। लेकिन ऐसा भी ना हो कि हमारे जीवन में दखल देने वाली ऑर्गेनाइज फोर्स सारी हट गई तो हम लड़ कट करके समाप्त हुए। उसके लिए एक चेतना की, एक जीवन स्तर की, एक तैयारी की जरूरत पड़ेगी। तो एनीवे, पहला आधुनिकता, दूसरा समाजवाद का प्रारूप, और तीसरा उस पूंजीवाद के क्रिटिक से, समाजवाद की प्रस्तावना से और पूंजीवाद की आलोचना से वामपंथी परिभाषित होता है आधुनिकता के साथ। और हम उस पूंजीवाद की आलोचना करते हैं जो आज से 100 साल पहले था। पूंजीवाद की हमारी आलोचना भी प्रभावी नहीं है जब तक हम किसी परिघटना का नाम लेना सीखते हैं। ये फाइनेंस कैपिटल आ गया, ये फाइनेंशियलाइजेशन हो गया, ये सर्विस सेक्टर डेवलप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा हो गया। जब तक हम नाम लेना सीखते हैं तब तक पूंजीवाद उससे आगे निकल चुका होता है। हम पकड़ ही नहीं पाते, आलोचना में भी नहीं पकड़ पाते, हम उस पूंजीवाद की आलोचना नहीं कर पाते जो पूंजीवाद आज का पूंजीवाद है। और ये भी वैचारिक तैयारी का हिस्सा है। हम बेवकूफ साबित होते हैं, गैर पढ़ा लिखा आदमी भी हमारी पूंजीवाद की आलोचना की तकलीफ सुन करके कहता है कि अरे ये कोई और दुनिया से आए, टाइम ट्रैवल, टाइम मशीन में बैठ करके लगता है 20वीं सदी से चले आ रहे हैं। हमारे पास पूंजीवाद की सक्षम आलोचना नहीं है, तो ये करना पड़ेगा। तो आधुनिकता पर पुख्ता पोजीशन लीजिए, आइसोलेट होने का खतरा उठा करके आधुनिकता पर पोजीशन लीजिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात को पूंजीवाद के झोले में मत डालिए, उसे अपना प्रोजेक्ट बताइए। उसके लिए समाजवाद अनिवार्य है, समाजवाद के बिना स्वतंत्रता नहीं आएगी, लिबरेशन नहीं आएगा। ये बात करिए और समाजवाद का ऐसा प्रारूप रखिए जो भविष्य में पूंजीवाद से ज्यादा उत्पादक, पूंजीवाद से ज्यादा डेमोक्रेटिक, पूंजीवाद से ज्यादा भविष्योन्मुखी, पूंजीवाद का भविष्योन्मुखी होता है ना, वो तो चलेगा ही, भविष्योन्मुखी वो साबित, ऐसा समाजवाद का प्रारूप रखिए और उसके लिए दिखाइए उस प्रस्तावना के आधार पर कि ये पूंजीवाद है, ये रोक रहा है मानव इतिहास की गति। तब वो आलोचना वैसी होगी। इसके सहारे 10,000 कम्युनिस्ट एक छाते के नीचे वैचारिक तौर पर सन्नद्ध, सही समझने और सही बोलने वाले तैयार कीजिए। 10,000 को बहुत खुला है, आप दिखने लगेंगे, और जब आप दिखने लगेंगे तो जनता देखने भी लगेगी कि अरे ये कौन लोग आ गए, लगते तो विदेशी हैं, बात तो अजूबा करते हैं, लेकिन सुना जाए जरा इनकी बात यहाँ से शुरू हुई, और तब वो हमें ध्यान देने लगेंगे। अभी हमें कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाकी अगर धैर्य आपको और होगा तो बातचीत करेंगे।